क्या आपने कभी सोचा कि आप जो है वो आपके पेरेंट्स के जैसे लगते हैं? जो प्लांट्स रहते हैं वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट प्लांट के जैसे लगते हैं। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो हमारे पेरेंट के जैसी क्यों रहती है? और जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं वो अचानक से इतने ज्यादा मल्टीप्लाई क्यों हो जाते हैं? अचानक से इनका नंबर बढ़ कैसे जाता है? और मान लीजिए अगर हमने या हम बात करें बाकी सारे ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो इस अर्थ का क्या होगा? आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। क्या ये हमारा लाइफ प्रोसेस है या हम बात करें कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस। तो मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिप्रोडक्शन। आज हम जानने वाले हैं रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम आज यहाँ पर? रिप्रोडक्शन। अगर आप इस पर्टिकुलर कैट फैमिली को देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो तीनों है वो आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर है। अगर आप इन पर्टिकुलर कपल को देखें तो इनका जो पर्टिकुलर बेबी है ये भी इनके जैसा दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम बात करें जो अमीबा रहता है वो कंटिन्यूअसली अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद नया अमीबा बना लेता है। या हम बात करें जो फीमेल बॉडी रहती है उसके अंदर जब स्पर्म एंटर करता है तो वो ओवम के साथ मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर जो बच्चा रहता है वो जन्म ले लेता है। तो आपके जितने भी सारे रिप्रोडक्शन के ऊपर डाउट्स हैं उन सभी को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक स्किप करेंगे तो आपके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको डाउट्स रह जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जो बात आती है कि रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन तो उसके बारे में जनरल चीजें हमें पता रहनी चाहिए। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग सिमिलर टू देमसेल्फ। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल रहता है वो अपने जैसा ही एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। आपने कभी सोचा कि इंसानों के बच्चे इंसान जैसे क्यों हैं, कुत्तों के बच्चे कुत्तों जैसे क्यों हैं, बिल्लियों के बच्चे बिल्लियों जैसे क्यों हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रहता है उसके अंदर जो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन रहती है वो अपने आगे वाली जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। और इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम क्या समझे कि रिप्रोडक्शन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हमारे जैसे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या हम बात करें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे के सारे अपने जैसे दिखने वाले और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है क्या ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक ही टाइप का होता है? नहीं। अब अगर हम बात करें हमारे लिए जो प्रोडक्शन का मेथड है वो कौन सा वाला है? वो है सेक्सुअल मेथड। बट जब हम प्लाज्मोडियम पर आ जाते हैं, अमीबा पर आ जाते हैं या जो हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे के सारे कौन सी वाली मेथड अप्लाई करते हैं? एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में अगर हम बात करें वो कह देते हैं अपने पार्टनर से जा तू मुझसे दूर चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद से मैच्योर होकर अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता हूं। बट जब हमारी बात आती है या हम बात करें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जब उनको रिप्रोड्यूस करना है तो हमें जरूरत रहती है एक पार्टनर की। बट कभी भी ये मत सोचना आप जिस पर्टिकुलर सेक्स के हैं उसी सेक्स के आप पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप एक लड़के हैं तो आप एक लड़के के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप एक गर्ल हैं तो आप गर्ल के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो चलो बगैर किसी देरी के इनको समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। यहां पर अगर देखा जाए जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने पार्टनर के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल मेथड से तो दोनों क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के जो गैमीट रहते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। वो जो दोनों गैमीट रहते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं। हम इन पर्टिकुलर गैमीट को क्या कहते हैं? अगर मेल का है तो स्पर्म कहते हैं, फीमेल का है तो ओवम कहते हैं। और इन जनरल दोनों को मेल और फीमेल गैमीट कह सकते हैं। तो हमने देखा सेक्सुअल में हमें दो पार्टनर की जरूरत है
बट वो अमीबा या हम बात करें वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, बस अकेले निकल जाते हैं अपनी राह पर और बोलते हैं सब चंगा सी, हम क्या करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन खुद से कर लेंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर देखा जाए जो फॉर्मेशन रहता है गैमीट का वो नहीं होता है, जो न्यूक्लियस रहता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड हो जाता है। और अगर हम देखें एक पेरेंट प्लांट से दो या दो से ज्यादा जो डॉटर सेल रहते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, वो एबिलिटी जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक देकर भेजता है, अपनी जैसी बॉडी। और अगर हम बात करें जिस पर्टिकुलर स्पीशीज का वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसी स्पीशीज से अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हो जाता है। रिप्रोडक्शन अलग अलग मेथड से है, सिंगल पेरेंट भी कर सकते हैं, दो पेरेंट भी कर सकते हैं। अगर दो पेरेंट हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर सिंगल पेरेंट है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट कभी ये मत सोचने लगना कि तुम अकेले निकल जाओगे और इस राह पर अकेले रिप्रोडक्शन कर लोगे, क्योंकि हम ठहरे ह्यूमंस और हमें जरूरत पड़ती है अपने पार्टनर की। जब तक हमारे पास पार्टनर नहीं रहेगा तब तक हम बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन को करते हैं तो यहां पर होता क्या है, क्या हम अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, या हम बात करें सूर्यवंशम मूवी के जैसे जो भानु प्रताप थे उन्होंने हीरा ठाकुर को प्रोड्यूस किया था, क्या वैसे ही तुम और मैं अपने जैसे दिखने वाले बच्चे को पैदा कर सकते हैं, या जो बिल्ली है वो अपने ही जैसी काली बिल्ली, सफेद बिल्ली या अलग अलग कलर वाली जो बिल्ली रहती है क्या उसे प्रोड्यूस कर सकती है? इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट। सबसे पहली बात बताई गई कि हम एज ऑर्गेनिज्म किसके जैसे दिखाई देते हैं, हमारे पेरेंट के जैसे दिखाई देते हैं। अब जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मेरे अंदर काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक मेरे फादर की है और कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मेरी मदर की है। अब यहां पर अगर देखा जाए मैंने क्या किया, अपने फादर और मदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को लिया। कभी आप अपने आप को देखना अपने फादर और मदर से मिलाकर आपके अंदर उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आई है। तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट के जैसे दिखाई देते हैं, ना कि उनके बराबर या बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कॉपी रहते हैं। पर्टिकुलर स्पीशीज बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन रिमेन्स द सेम। जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी, ऐसे बच्चे को जन्म देगी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके जैसे रहने वाली है, बॉडी डिजाइन वैसी रहने वाली है। और अगर हम बात करें वहां पर जो फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज के, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो जाते हैं। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए हैव इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर अगर बात की जाए, अब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं नए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए आप ऐसा करते क्या है? तो याद करिए चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा था, ओवम के बारे में पढ़ा था। एक मेल क्या करता है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहती है उसको स्पर्म के अंदर स्टोर करता है। अब क्या स्पर्म के अंदर ये ब्लड के जैसे हर जगह पे स्टोर रहती है? नहीं, उसका जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या रहती है, इनहेरिटेंस वाली इंफॉर्मेशन। अगर हम क्रोमोसोम और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े तो क्या है, अगर आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल। ज्यादातर जो लिविंग सेल रहते हैं उनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर अगर देखा जाए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो बेसिक प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे हेयर कलर को बनाते हैं, हमारे स्किन कलर को बनाते हैं, हमारी आईज बनाते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप पतले रहने वाले हैं, मोटे रहने वाले हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक को भी ये डिसाइड करते हैं। तो क्रोमोसोम बेसिकली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करते हैं। बट जब ये लार्ज नंबर में रहते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये डीएनए बनाते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल दैट कैरीज हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे क्रोमोसोम को एक साथ कलेक्ट कर लेता है, और जब सारे क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर सेल के अंदर आ जाते हैं तो ये बनाते हैं डीएनए, और डीएनए हमारी हर कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता है। अगर आप यहां ध्यान दें,
ये पर्टिकुलर हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो हमने देखा कि जब हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे, उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हम हमारे जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वहां पर बिल्ली है तो वो बिल्ली का बच्चा प्रोड्यूस करेगी, अगर इंसान है तो वो इंसान का बच्चा करने वाला है, ना कि किसी हाथी के बच्चे को। और अगर हम बात करें हमारी इंफॉर्मेशन को हम कैसे पहुंचाते हैं हमारे बच्चों तक, थ्रू डीएनए। कैसे पहुंचाते हैं, थ्रू डीएनए। As it is a biological process, it took variation, it led to development of new variation. अब ये ठहरा बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब भैया बायोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर दो अलग अलग लोग हैं, और दो अलग अलग लोगों का जब डीएनए आपस में कंबाइन करता है तो वो एक पर्टिकुलर मेथड रहता है जिसमें हो सकता है आपकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक चली जाए, आपके पार्टनर की कम। हो सकता है आपके पार्टनर की ज्यादा आ जाए और आपकी कम रह जाए। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों में से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक किसकी है। इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल आ जाते हैं वेरिएशन पे कि ये वेरिएशन क्या है और ये वेरिएशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब वेरिएशन को समझने से पहले इस पर्टिकुलर पिक्चर को ध्यान से देखो। ये पर्टिकुलर डॉटर है, ये पर्टिकुलर इनकी मदर है। अगर आप दोनों के हेयर स्ट्रक्चर को देखें तो हेयर स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है, घुंघराला है। अब ये घुंघराला हेयर स्ट्रक्चर क्या बताता है कि मदर की कैरेक्टरिस्टिक किस में आ गई है, डॉटर में आ गई है। बट आप दोनों के स्किन को कंपेयर करके देखें तो जो बच्ची है वो थोड़ी सी काले रंग की है या हम कहे सांवली है, बट जो इनकी मदर है वो कैसी है, गोरी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो रंग वाला कलर है वो किसका आ गया है, उसके फादर का आ गया है, जिस वजह से अगर हम बात करें उसका स्किन टोन अलग है, बट अगर हम बात करें हेयर उसकी कैसी है, मदर के जैसे है। तो ये वेरिएशन करते क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड ग्रेट स्कोप फॉर वेरिएशन। जितना भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप सिंपल ऑर्गेनिज्म में ले लें, आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ले लें, हर तरीके के सेक्सुअल मेथड के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहां पर वेरिएशन आएगा। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जो हीरा ठाकुर है और अगर हम बात करें जो भानु प्रताप है वो एक जैसे हैं। वरना अगर हम बात करें जनरली जो पेरेंट रहते हैं उनके बच्चों की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उनसे मैच करती है, अदरवाइज वो चेंज हो जाती है। वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। अब ये वेरिएशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेरिएशन हम सबकी हेल्प करती है ताकि हम इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। अब आप सोचोगे हम सरवाइव क्यों करने वाले हैं, हम तो बिल्कुल खुश होकर जीने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है, हमारा बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ती हुई क्लाइमेटिक कंडीशन। इन पर्टिकुलर कंडीशन में शायद जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनसे पहले वाली जनरेशन थी शायद वो सरवाइव नहीं कर पाती, बट आज हम क्या करते हैं, बढ़िया मजे से इस पर्टिकुलर लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। रीजन है कि हमारी बॉडी ने एडेप्टेबिलिटी को ले लिया है। फिर अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा हमारा फूड का फॉर्म चेंज हुआ है। पहले ऑर्गेनिक फूड आता था, अब फर्टिलाइजर बेस्ड फूड आता है। आज हम इतने ज्यादा केमिकल्स को इनटेक करने के बाद भी इतना ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। उन सभी का रीजन है कि हमारी बॉडी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सारी चीजों को अडेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, इनको अडेप्ट कर लिया है। वेरिएशन हेल्प्स अ स्पीशीज टू अडेप्ट द चेंजिंग और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। ये पर्टिकुलर वेरिएशन अलाउ करती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कि वो क्या कर पाए, सारी जो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक है उनको ले पाए। अब जैसे आज के दौर पर अगर हम देखें, अब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को फोन चलाना उतना अच्छे से नहीं आता था, बट उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ टाइम में उसको सीखा। हमें रिप्रोड्यूस किया गया, हम सारे लोगों को फोन चलाना थोड़ा ज्यादा अच्छे से आता है। बट आपने देखा होगा आजकल के जो चिल्ले पिल्ले छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बचपन से अपने हाथ में फोन लेके पैदा होते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, सारे फोन को चलाना जानते हैं। कौन से मोबाइल में गेम खेलना है, कौन से मोबाइल में रील देखना है, कौन से मोबाइल में शॉर्ट देखना है, उन्हें वो हर बात पता रह जाती है। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने, अभी तक हमने देखा कि रिप्रोडक्शन है क्या। बिल्कुल कंटिन्यू रहे, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि आप कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, और अगर हम बात करें आपकी जो महबूब या आपका जो महबूब होंगे वो कैसे मिलकर रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, और जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज रहते हैं या जो
सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे। अब आते हैं आगे। अगर हम यहाँ पर आगे आ जाए तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट वीडियोस में कुछ ऐसे सजेशन थे जहां पर हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, व्हाट आर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स प्रोटीन, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ how stability of DNA content of species is ensured in sexually reproducing organism। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो कितने चांसेस है कि वहां पर जो डीएनए है वो स्टेबल रहेगा? तो हम कह सकते हैं 50%, क्योंकि अगर हम बात करें दो अलग अलग पेरेंट हैं, दो अलग अलग पेरेंट का डीएनए जब आपस में कंबाइन होता है तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि किसी का डीएनए ज्यादा आ सकता है, किसी का कम आ सकता है। बट याद करो एक और टॉपिक हमने पढ़ा था वेरिएशन, वहां पर वेरिएशन भी अकर कर सकती है। न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स। तो हमसे पूछा गया कि जो डीएनए नए बच्चों के अंदर बनता है वो अपने पेरेंट जैसा आइडेंटिकल क्यों नहीं रहता? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर चेंजेस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हम बात करें चेंज इज ओनली कांस्टेंट। बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जब डीएनए फॉर्मेशन होती है तो वहां पर चेंजेस आ जाते हैं। और फिर अगर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़े, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग। इफेक्ट क्या है डीएनए कॉपिंग का? विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। इन्होंने बोला कि वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जब डीएनए कॉपी होता है तो वो अपने साथ वेरिएशन लेकर आता है, और वेरिएशन की वजह से अगर हम बात करें एक हेल्दी बच्चा पैदा हो पाता है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ना सिर्फ सर्वाइव करता है बल्कि अपनी लाइफ को पूरे खुशियों से जीता है। How does the amount of DNA remain constant through each generation is combination of DNA copies of two individual। तो कितने चांसेस है, या हम बात करें क्या परसेंटेज ऑफ डीएनए एग्जैक्ट सिमिलर रहता है, तो हम कह सकते हैं नियरली 80 to 90%। बहुत कम चेंजेस रहते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। जैसे आप देखना आपके घर में दादा दादी के यहाँ से जो कान रहते हैं वो खुले हुए रहते हैं, बट आजकल अगर हम बात करें हमारे कान यहाँ से जुड़ गए हैं। और अगर हम बात करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेयर लाइन कहाँ जाने लगी है? पीछे जाने लगी है। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये धीरे धीरे करके रिप्रोडक्शन और डीएनए कॉपिंग की वजह से हो रहे हैं, और हमारा जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफाइन रिप्रोडक्शन। इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस सिमिलर वंस। जो अपने जैसे वंस को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। How does it help in providing stability to the population? अब बताओ पॉपुलेशन कैसे स्टेबल रहेगी? अगर मान लीजिए आप, और अगर हम बात करें आपकी पार्टनर होने वाली पार्टनर या आपके होने वाले पार्टनर है, अगर आप दोनों मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं और आपके जैसे दो लोग बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो आपने क्या किया? आपके जाने के बाद जो आपकी जगह लेने वाले हैं उसको मेंटेन कर दिया। इसका मतलब है रिप्रोडक्शन नेसेसिटी हो जाता है ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू रहे और हमारी जो स्पीशीज है वो कभी भी एक्सटेंड ना करे। तो अभी तक हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, और हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन से वेरिएशन लेकर आते हैं। बट याद करिए चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल एंड अदर वन इज एसेक्सुअल। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर जनरल समझे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वो पर्टिकुलर मेथड जहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है कि आज के बाद जा तू महबूब, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही क्या करूंगा? अपने जैसा एक पर्टिकुलर नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करूंगा। यानी एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बगैर किसी पार्टनर के अपनी एबिलिटी से क्या करता है? नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना सिंपल नहीं है, कि अलग अलग कैटेगरीज में होता है। सबसे पहला होता है फिजन। फिजन में दो टाइप का होता है। पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या है? डायग्राम से अगर हम समझे, ये अमीबा है। ये क्या है? हमारा अमीबा है। अब अमीबा जब एक बार मैच्योर हो जाता है तो उसका जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर क्या होने लगती है? इलोंगेशन।
और जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर इलोंगेशन रहती है, जो अमीबा का सेल है वो भी क्या करते जाता है, स्ट्रेच करते जाता है। जब वो पूरी तरीके से क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट कर लेता है, तो उसका न्यूक्लियस दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है, और कभी भी दो न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर नहीं रह सकते। तो दोनों क्या करते हैं, अपने आप को नए इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेते हैं। तो बाइनरी से हमने क्या समझा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या कर लेता है, दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेता है। इसका मतलब है कि जो पेरेंट प्लांट है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने डॉटर सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना डॉटर सेल बनाएगा। पहला वाला डॉटर सेल नंबर 1 और दूसरा वाला डॉटर सेल नंबर 2। बाइनरी फिजन बहुत सिंपल है, मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बाइनरी फिजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर जो पेरेंट प्लांट रहता है वो दो आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली मिलती है अपने पेरेंट प्लांट से। किससे मिलती है, अपने पेरेंट प्लांट से। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, और ये क्या करते हैं, ये बाइनरी फिजन को परफॉर्म करते हैं। अब अगले वाले में अगर आ जाए तो अगला वाला कौन सा है हमारा, अगला वाला है मल्टीपल फिजन। लास्ट में भी फिजन, अब भी फिजन। तो ये फिजन है क्या, मल्टीपल फिजन के अंदर अगर हम बात करें, जैसे मानिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये धीरे धीरे क्या करता है, जो ये सेल है, ये क्या है, सेल है। अब यहां पर हम बनाते हैं न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये इसके अंदर वाले पार्ट हमने न्यूक्लियस को बनाया। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अंदर ढेर सारे नए 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 न्यूक्लियस को फॉर्म करते जाता है। जब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे नए नए न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, तो ये एक साथ क्या कर जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं, और बस्ट करने के बाद ढेर सारे नए डॉटर सेल बना लेते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड यहां भी हो रहा है, बट इसका जो डिवीजन है वो मल्टीपल है। मतलब यहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। याद करिए कोरोना का टाइम, एक पर्टिकुलर पेशेंट को कोरोना था, उसने धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइड क्या कर दिया, कोरोना को स्प्रेड कर दिया। यहाँ पर होता क्या है, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, वो बाइनरी फिजन ना करके मल्टीपल फिजन करते हैं, अपने जैसे लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम समय में, जिस वजह से जो डिसीज रहती है वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाती है। अगर हम देखें, जो पेरेंट प्लांट है ये क्या कर रहा है, बहुत सारे आइडेंटिकल डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। इनका नंबर हमेशा 2 से ज्यादा रहता है। अगर आप डायग्राम में देखें, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते गए, और जब ये जब सेल रप्चर कर जाता है तो ढेर सारे नए नए ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल जाते हैं। लेट रिवाइज, फिजन मतलब क्या, जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करके नए डॉटर सेल बनाए। अगर बाइनरी है तो 2 बनाएगा, मल्टीपल है तो ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर लेगा, बना लेगा। अब अगला वाला आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। अब याद करिए, बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में हमने देखा कितना सेल था, सिंगल सेल था। अब ये फ्रेगमेंटेशन है तो वैसा ही एग्जैक्ट अगर हम बात करें, जो हमने फिजन पढ़ा वैसा ही है, बट फिजन कितने सेल में हो रहा था, 1 सेल में। जो फ्रेगमेंटेशन आपका होता है, यहां पर हमारा ऑर्गेनिज्म कैसा रहता है, मल्टी सेलुलर। कैसा रहता है, मल्टी सेलुलर। तो आप बोलोगे आप भी तो मल्टी सेलुलर हो, बट आप में और इस पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा में क्या डिफरेंस है कि हमारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे दिमाग को सोचने का काम दिया है, हमारे मुंह को बोलने का काम दिया है, कानों को सुनने का काम दिया है। अब अगर हम बात करें, जब हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, जो सिंपल मल्टी सेलुलर है, उसकी बॉडी एग्जैक्ट सेम रहती है हर जगह पर, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती। तो वो क्या करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण ब्रेक हो जाता है। अगर आप यहां पर देखें, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, ये सारे फ्रेगमेंट आपस में जुड़े हुए थे, बट अगर हम बात करें, अलग अलग कंडीशन के कारण ये अपने आप को ब्रेक करते हैं और नए नए फ्रेगमेंट को बना लेते हैं। अडल्ट ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, अडल्ट ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, मैच्योरेशन पे जब ब्रेक होता है तो अपने आप को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डेवलप करता है, और जो हर छोटे
फ्रेगमेंट रहते हैं ये अपने आप को एक नया इंडिविजुअल क्या करते हैं, बना लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, स्पाइरोगायरा। याद करिए बचपन में जब आप किसी नदी या तालाब के पास जाते थे, आपको वो ग्रीन कलर की एक कजी दिखती थी, आप उठाते थे और पत्थर दे के मार देते थे। वो पत्थर क्या करता था, पूरी कजी को ब्रेक कर देता था। तो वो जो कजी के छोटे छोटे पीसेस हो जाते थे, या जो स्पाइरोगायरा था उसकी जब छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अलग 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 इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन और जो आपका फिजन था वो लगभग एक जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, फिजन आपका एक सेल वाले में होता है और फ्रेगमेंटेशन आपका मल्टी सेलुलर में होता है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन के बाद आ जाए तो अगला वाला कौन सा है, बडिंग। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है भैया, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बडिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है? यहां पर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। कब तक करता है, जब तक वो पूरी तरीके से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म ना बन जाए। जब वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है तो जिस तरीके से भानु प्रताप ने सूर्यवंशम के अंदर बोला था, जा बेटा जा, तेरी जमीन लेकर यहां से चला जा, वैसे ही अगर हम बात करें यहां पर भी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो डॉटर सेल रहते हैं या अपना जो बड रहता है उसे निकालकर फेंक देता है। तो यहां पर अगर देखा जाए, अ स्मॉल आउटग्रोथ, जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी बॉडी पर एक छोटी आउटग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। और बड किसकी बॉडी पे ग्रो करता है, पेरेंट की बॉडी पे। द बड ग्रोज बाय रिपीटेड सेल डिवीजन, जो बड रहता है उसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होते रहते हैं। देन इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यहां पर बड क्या करता है, धीरे धीरे करके सेल डिवीजन से अपने आप को एक प्रॉपर बड बना लेता है। और जब ये ऑर्गेनिज्म साइज में हो जाता है तो ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर देता है। अगर हाइड्रा का एग्जांपल देखें, देखो ये हाइड्रा की बॉडी है, सबसे पहले इसने यहां पर क्या किया, बड को अराइज किया। बट धीरे धीरे करके सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। जब प्रॉपर सेल डिवीजन यहां पर हो जाते हैं और ये एक हाइड्रा के फॉर्म में आ जाता है, तो अगर हम बात करें ये पेरेंट हाइड्रा, और अगर हम बात करें उसका ये कौन सा वाला हो जाएगा हाइड्रा, बेबी हाइड्रा। ये इनके पापा हो गए, ये इनके क्या हो गए, बेटा हो गए। पिताजी ने बोला चल बेटा तू अलग हो जा। बट अगर हम बात करें साइंस में, जो पर्टिकुलर पापा रहते हैं इनको हम पापा ना कहकर क्या बोलते हैं, मदर सेल। क्या बोलते हैं इनको, मदर सेल। क्योंकि हमेशा जो फीमेल रहती है वही जाकर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकती है। अब अगर यहां ध्यान दिया जाए, अगला वाला किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये कोरल का एग्जाम्पल है। कोरल कहां पे रहती है, कभी समुद्र में देखना, वो छोटे छोटे पत्थर के आसपास जो बैक्टीरिया टाइप के निकल जाते हैं, जिनके छोटे छोटे फन टाइप के रहते हैं, वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी पर क्या करते हैं, नए कोरल को डेवलप करते हैं। और जब एक बार नया कोरल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। तो बडिंग क्या है, बडिंग वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपनी बॉडी पर, जैसे मान लो यहां पर उसने क्या किया, एक नए ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे करके सेल डिवीजन से क्रिएट किया। जब वो एक बार पूरा डेवलप हो गया, उसको बोला चल यहां से हट जा, मुझसे दूर हट जा, और दोनों क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं। अब बडिंग के बाद अगला वाला जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है, कभी आपने देखा कि छिपकली के पीछे जब कुछ भाग रहा होता है तो वो अपनी पूंछ छोड़ के चली जाती है। अब हम सोचते हैं इसकी पूंछ यहाँ पे ऐसी 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 करके हिल क्यों रही है, क्योंकि अगर हम बात करें वो पर्टिकुलर जो पूंछ रहती है उसके अंदर लाइफ रहती है। चूहों को देखना, चूहे भी क्या करते हैं, अपनी पूंछ छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसा कर क्यों देते, कभी आपने सोचा क्या आप अपना हाथ छोड़कर कहीं आ जाओगे, बिल्कुल नहीं आओगे। बट ये ऑर्गेनिज्म ऐसा करते क्यों है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो क्या परफॉर्म करती है, रीजनरेशन। क्या परफॉर्म करती है, रीजनरेशन। पढ़ने से पहले इसको समझते हैं ये होता कैसे है। ये प्लेनेरिया है और अगर हम बात करिए स्टारफिश है। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें, ये पर्टिकुलर प्लेनेरिया को हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर हिस्से में अलग अलग पार्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसका सर अलग कर दिया, बीच वाली बॉडी अलग कर दी, नीचे वाली बॉडी अलग कर दी। अब इसका सर देखो,
सर क्या कर रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, बीच वाले पार्ट ने क्या कर लिया, अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पर स्टार फिश को देखें, स्टार फिश को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये ऊपर वाला पीस क्या करता है, अपने आप को एक नई स्टार फिश बना लेता है, और बचा हुआ हिस्सा भी क्या करता है, अपने आप को एक नई स्टार फिश बना लेता है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई ना कोई स्पेशल सेल है जिसके वजह से ये क्या करते हैं, अपना कटा हुआ पार्ट, टूटा हुआ पार्ट वापस से जनरेट कर लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन एक्चुअल में एसेक्सुअल मेथड, यहां हम बात करें रिप्रोडक्शन नहीं है, बट हम कह सकते हैं यहां पर जितने भी पीसेस में ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है उसके हर पार्ट क्या करते हैं, अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं इन्हें हम, रीजनरेटिव सेल। इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट। ये वो पर्टिकुलर मेथड या प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलाउ करती है कि वो क्या कर सकता है, अपना जो टूटा या कटा हुआ पार्ट रहता है उसे वापस से डेवलप कर सकता है, वापस से उसे ला सकता है। रीजनरेशन इज कैरिड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। यहां पर जो स्पेशलाइज्ड सेल रहते हैं जिन्हें हम रीजनरेटिव सेल कहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, और वो क्या करते हैं, जो नए सेल रहते हैं उनको क्रिएट करते जाते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म वापस से अपने रियल वाले शेप में आ सके। These form a mass of cell which undergo changes to form specialized cell in different function। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर ये सेल क्या करते हैं, अपने आप को चेंजेस के अंडरगो करते हैं, और धीरे धीरे देखते ही देखते वहां पर उनके ही जैसे नए नए सेल बन जाते हैं जो बाद में अपने आप को बदलकर स्टारफिश या हम बात करें प्लेनेरिया या उनका जो टूटा या कटा हुआ पार्ट रहता है उसमें बदल लेते हैं। जैसे प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया गया, अगर इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दे या काट दे तो हर पीस क्या करता है, अपने आप को एक नए प्लेनेरिया में डेवलप कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने आप को नए प्लेनेरिया में डेवलप कर लेता है। अब अगर कल को आपसे कोई पूछे रीजनरेशन क्या है, तो ये वो पर्टिकुलर एबिलिटी है जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने स्पेशलाइज्ड सेल से नए नए सेल को क्रिएट करता है, और जब सारे नए सेल क्रिएट हो जाते हैं, जैसे यहां पर अगर हम देखें सारे नए सेल क्रिएट हो गए, इन्हें वो क्या करता है, पुरानों के जैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वापस से क्रिएट कर लेता है। अब अगले वाले पर अगर हम आ जाएं तो अगला वाला क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब यहां पर स्पोर वर्ड पढ़ने से समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे बबल टाइप के स्ट्रक्चर है, ये हम बात करें छोटे छोटे पोलन ग्रेन टाइप के स्ट्रक्चर है जो यहां पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो देख लेते हैं क्या ये स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पोर्स क्या रहते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स के अंदर। इन्हें क्या बोला जाता है, स्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। ध्यान से इस पर्टिकुलर फोटो को देखो, यहां पर अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर जो सेक है, यहां पर अगर हम बात करें छोटे छोटे स्पोर क्या होते जाते हैं, फॉर्म होते जाते हैं। और अगर हम बात करें ये स्पोर क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। When spores mature, sporangia burst and spores are carried by air or water to different places। अब एक बार जब ये स्पोर पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं तो हवा या पानी क्या करता है, इनके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है और छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते 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 किसी नई प्लेस पर चले जाते हैं। अगर नई वाली प्लेस पर इनको सूटेबल कंडीशन मिल जाती है, सूटेबल कंडीशन में क्या आ जाता है, प्रॉपर मॉइस्चर। इन्हें क्या चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर। इन्हें चाहिए O2। O2 के अलावा अगर हम बात करें फेवरेबल टेम्परेचर। ये तीन चीजें जहां पर मिल जाती है उस जगह पर नया वाला स्पोर क्या करता है, ग्रो हो जाता है और अगर हम बात करें प्रॉपरली एक नया स्पोरेंजिया बना लेता है। When spores fall on the suitable ground they germinate। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब वो एक सूटेबल प्लेस पे चले जाते हैं, जर्मिनेट कर लेते हैं और एक नए प्लांट को क्या करते हैं, बर्थ दे देते हैं। इसके एग्जांपल में मॉस आ सकता है, फर्न आ सकता है, फंजाई आ सकता है, राइजोपस आ सकता है। हमारी बुक में राइजोपस का एग्जांपल दिया हुआ है कि वो क्या करता है, स्पोर फॉर्म करता है। जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये हवा और पानी से क्या करते हैं, किसी दूर वाली प्लेसेस पर चले जाते हैं और दूर वाली प्लेसेस पे जब मॉइस्चर
ऑक्सीजन टेम्परेचर मिल जाता है तो एक नया राइजोपस या नया स्पोर क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। अब यहां अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल मेथड के 6 अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ा। अब आप कहोगे भैया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी तो है, टिश्यू कल्चर भी तो है, बट उन्हें हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने प्लांट के पार्ट है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें यहां पर हमने कौन से वाले पढ़े कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को ही डिवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन में सबसे पहला है कि हमें डिफरेंस बताना है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में, 2 डिफरेंस बताना है। सबसे पहले बाइनरी फिजन के अंदर जो पेरेंट प्लांट रहता है वो अपने सेल को इलोंगेट करता है, तो न्यूक्लियस इलोंगेट होकर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बट अगर हम बात करें जो हमारा कौन सा वाला रहता है, मल्टीपल फिजन वाला रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे नए न्यूक्लिक बनते जाते हैं और जब वो एक बार मैच्योर हो जाते हैं तो वो बर्स्ट करके मल्टीपल एनिमल को बना लेते हैं। बाइनरी फिजन के अंदर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल रहते हैं, यहाँ पर ढेर सारे, मतलब आप कह सकते हैं मोर देन 2 डॉटर सेल रहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर अमीबा लिख सकते हैं, और इसके अंदर हमने क्या पढ़कर आए थे, इसके अंदर हमने पढ़कर आए थे प्लाज्मोडियम, आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो स्पोर फॉर्मेशन से फॉर्म होता है, तो हम पढ़कर आए हैं राइजोपस। क्या पढ़कर आए हैं, राइजोपस। आप राइजोपस बता देंगे। अगला क्या है, लिस्ट द 3 कंडीशन, 3 कंडीशन भी हमने पढ़ी थी। अगर आप उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दे दो, मॉइस्चर दे दो, और अगर हम बात करें अच्छा टेम्परेचर दे दो, तो वो क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। लिस्ट 4 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 4 मोड बताना है, तो सबसे पहला आ जाएगा फिजन, सबसे पहला आ जाएगा फिजन। अगला वाला क्या आ जाएगा, बडिंग। बडिंग के बाद अगर हम बात करें क्या आ जाएगा, रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद अगर हम बात करें, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फिजन हो गया, और अगर हम बात करें एक हमने क्या पढ़ा है, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमने 4 बता दिए। फिर अगर हम बात करें व्हाट हैपेंस व्हेन प्लेनेरिया गेट कट इनटू पीसेस, उसके जो हर पीस रहते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, नए नए इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी कमेंट कर दो, डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पर। अब अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और टिश्यू कल्चर है उसको सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और टिश्यू कल्चर है ये बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या, सेवरल पार्ट्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब जो प्लांट रहता है जिसको हमने देखा सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पर प्लांट चालाकी कर जाता है। और क्या चालाकी करता है प्लांट, अपने स्टेम से, रूट से, और अगर हम बात करें लीफ से क्या करता है, नए प्लांट को ग्रो कर लेता है। मतलब जो प्लांट है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्टेम कटिंग। जो स्टेम रहता है वो किस तरीके से काम करता है। कभी आप देखना जो वो सफेद वाले फूल का पेड़ रहता है जो हमारे घर के बाहर लगे रहते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में रहते हैं। जब उसकी एक डंडी को हम तोड़कर लाकर हम अपने घर में लगा लेते हैं या घर के बाहर लगा लेते हैं, तो वो जो पीस रहता है वो धीरे धीरे करके एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। कभी तुमने सुना मम्मी नर्सरी गई, नर्सरी जाकर वो क्या लेकर आई, क्या आपके लिए किताबें लेकर आई? नहीं पागल, वहां पर वो नर्सरी जाकर क्या करती है, जो फूल रहते हैं उनकी कलम को लेकर आती है। जैसे गुलाब का फूल हुआ, गुलाब की जब कलम लाई जाती है, कलम मतलब उसके एक डंडी का एक पीस लाया जाता है, उसको जमीन में लगाया जाता है, तो वो धीरे धीरे करके एक पूरा का पूरा रोज का प्लांट बन जाता है। तो स्टेम कटिंग है क्या, दिस इन्वॉल्व्स कटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेम एंड प्लांटिंग इन द सॉइल टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड बड इनटू द शूट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्टेम रहता है उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को हम कट करके लाते हैं और कट करने के बाद सॉइल में क्या कर देते हैं, उसे लगा देते हैं। सॉइल में जैसे ही वो लग जाता है तो धीरे धीरे करके उसकी रूट्स और जो बड रहते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करने लगते हैं और हमारा जो एक नया प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल में शुगर केन आ जाता है, पियर आ जाता है, चाइना रोज आ जाता है। चाइना रोज माता जी वाला जो फूल देखा होगा आपने वो इसके अंदर आ जाता है।
बट हमने पढ़ा स्टेम के अलावा यहाँ रूट भी है और रूट के अलावा यहाँ क्या है, लीफ है, तो दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगले वाले पर आते हैं, स्टेम कटिंग के बाद अगला वाला क्या है, ग्राफ्टिंग। पहले फोटो से समझते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लांट ये, एक पर्टिकुलर प्लांट ये, हमने एक पर्टिकुलर प्लांट से एक पीस को क्या कर दिया, कट कर दिया। इस पीस को क्यों कट करा, ताकि अगले वाले प्लांट को हम यहाँ पर क्या कर सके, जोड़ सके। अब देखो दोनों प्लांट को हमने जोड़ दिया, क्या ये नेचुरली जुड़े रहेंगे, नहीं, हो सकता है इसे थ्रेड से बांध दिया जाए, टेप से चिपका दिया जाए, और देखते ही देखते अगर हम बात करें ये क्या करने लगते हैं, एक नए प्लांट में ग्रो करने लगते हैं। अब ग्राफ्टिंग करी कहाँ जाती है, ग्राफ्टिंग जैसे आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे पेड़ क्या करते हैं, फल देने लगते हैं। अब कभी हमने तो ये तो नहीं देखा कि छोटे पेड़ फल दे सकते हैं, बट अगर हम बात करें वहां पर जो पुराना वाला स्टेम रहता है उसमें हम क्या करते हैं, जो नया वाला क्या रहता है आपका पार्ट रहता है उसको लगा देते हैं, या कई बार अगर हम बात करें जो नए प्लांट का स्टेम रहता है उसको कट करके पुराने प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट लगा देते हैं, ताकि जो फल है वो काफी ज्यादा जल्दी आ जाए और जो ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से हो जाए। इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड, यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्टेम या बड से, जिसमें दो अलग अलग क्वालिटी है, यहाँ हम बात करें बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांट है, उसको कंबाइन करके क्या करते हैं, एक नया प्लांट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्लांट नंबर 1 था, उसका जो मैंगो है वो काफी ज्यादा स्वीट है, वो काफी ज्यादा कैसा है, स्वीट है। अब अगर हम बात करें, स्वीट मतलब उसमें मिठास काफी ज्यादा है, बट अगर हम बात करें दूसरा वाला जो प्लांट है उसके जो मैंगो है वो काफी ज्यादा लार्ज है, मतलब काफी ज्यादा कैसे है, लंबे। अब एक का आम मीठा तो है बट बहुत ज्यादा छोटा है, एक का आम बहुत ज्यादा लंबा तो है बट उतना ज्यादा मीठा नहीं है। अब हमने क्या किया, दोनों प्लांट को जब आपस में कंबाइन किया तो जो नया मैंगो उगेगा वो लंबा भी रहेगा और उसका टेस्ट कैसा रहेगा, स्वीट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम गुआवा, एप्पल और मैंगो को क्या करते हैं, इस प्रोसेस से ग्रो करते हैं। अब अगर हम बात करें, स्टेम हमने पढ़ लिया, स्टेम के बाद अगर हम बात करें बड पढ़ लिया, ग्राफ्टिंग पढ़ा। अब ग्राफ्टिंग के बाद अगली जो मेथड है वो कौन सी है, लेयरिंग। अब लेयरिंग में है क्या, अगर आप देखें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पुराना प्लांट है, हमने पुराने वाले प्लांट की ब्रांच को लिया, जमीन के अंदर इसे लगा दिया। अब जब पर्टिकुलर ब्रांच रहती है इसके अंदर रूट्स ग्रो कर जाती है, और जब ये रूट ग्रो करने लगती है तो धीरे धीरे करके जो ब्रांच है वो अपने आप को एक नया प्लांट बना लेता है। जब एक नया प्लांट उग जाता है तो हम पुराने वाली के ब्रांच को काट देते हैं और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, यहाँ बात करें दो अलग अलग प्लांट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट, जो सबसे लोअर ब्रांच रहती है उसको बेंड किया जाता है, कवर कर दिया जाता है सॉइल से, और एक बार जब वहां पर नई वाली रूट डेवलप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस पर्टिकुलर पेरेंट प्लांट को कट कर देते हैं और उस पर्टिकुलर नए प्लांट को अलग से ग्रो होने देते हैं। इसमें एग्जांपल आपका रोज और जैस्मिन आ जाता है। हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट के अलग अलग पार्ट से किया जाता है, हो सकता है स्टेम हो सकता है रूट हो, या वहां पर क्या हो सकता है, लीफ हो सकती है। जब इन पर्टिकुलर प्लांट को पुराने प्लांट के साथ, या हम बात करें जो पर्टिकुलर सॉइल रहता है उसमें लगाया जाए तो ये क्या करते हैं, अपने आप को नए प्लांट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई बार इससे जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो एग्जैक्ट आ जाती है। वो कैसी आ जाती है, एग्जैक्ट आ जाती है, जिस वजह से जो पर्टिकुलर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके कुछ पर्टिकुलर एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक एज दोज ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो आपका कौन सा वाला रहता है, नया वाला प्लांट रहता है, उसमें एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक आती है। कैसी आती है, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक आती है। जैसा पेरेंट प्लांट रहता है एग्जैक्ट वैसा का वैसा वहां पर डॉटर प्लांट रहता है। दिस मेथड इज फास्टर एंड सर्टन। यहाँ पर ये मेथड काफी तेजी से परफॉर्म करती है और हमें डिजायर्ड रिजल्ट के लिए ज्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ता। प्लांट्स नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस। अब वो पर्टिकुलर प्लांट जो सेक्सुअली केपेबल नहीं है, वो अच्छा फूल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या तो हो सकता है उनका जो फ्लावर है वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर ये पर्टिकुलर प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सहारा ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर सीडलेस बनानास आ जाते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं, जिनको लार्ज नंबर में हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं। बट हर बार हमने एक बात पढ़ी है
कि जो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं उनके अंदर भी रेड फ्लैग वाली कोई ना कोई क्वालिटी रहती ही है। तो ये तो ठहर नेचर में प्रेजेंट रहने वाली चीज है, इनके अंदर भी कई रेड फ्लैग वाली क्वालिटी है, मतलब यहाँ पर भी कई डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म रहता है वो एग्जैक्ट कॉपी होने के वजह से किसी भी प्रकार की जो वेरिएशन रहती है उसे नहीं ला पाता है। मान लो आपने ठाकुर भानु प्रताप को खड़ा कर दिया तो उनका बच्चा हीरा ठाकुर का बच्चा फिर से भानु प्रताप या हीरा ठाकुर जैसे, और कंटिन्यूअसली वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक को देखते जाएंगे। जो बीमारियां पेरेंट प्लांट में वही बीमारियां किसमें, आपके डॉटर प्लांट में। फिर अगर हम बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट प्लांट की वही कैरेक्टरिस्टिक किसकी रह जाती है, नए प्लांट की। जिस वजह से अगर हम बात करें कई बार क्या करा जाता है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसे अवॉइड करा जाता है ताकि किसी भी तरीके से जो हमारा नया प्लांट रहे उसमें वेरिएशन जरूर आए। The new plant grow in the same area as the parent plant which lead to completion for resources। और वो पर्टिकुलर जो नया प्लांट रहता है ये उन्हीं एरियाज में ग्रो कर सकता है जहां पर पेरेंट प्लांट रहता है, क्योंकि उसकी भी जो बॉडी रहती है वो उन्हीं कंडीशन को फेवर करती है जिसमें उसका पेरेंट प्लांट फेवरेबल रह पा रहा था। तो हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। बट आजकल अगर हम बात करें एक नया मेथड ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड में नया मेथड क्या है, ये ठुमक ठुमक करके वाला डांस है, या हम बात करें ये कोई एक नया मेथड है, ये है टिश्यू कल्चर। आजकल आप नर्सरी जाते होंगे, आप देखते होंगे वहां इतना सा प्लांट क्या करता है, गुलाब के फूल, अलग अलग प्रकार के जो फूल रहते हैं वो प्रोड्यूस करता है, अच्छी बड़ी बड़ी पत्तियां देने लगता है। बट जैसे उसे हम घर लेकर आते हैं उसकी जो ग्रोथ रहती है वो रुक जाती है। और नर्सरी में हर दिन इतने सारे प्लांट कैसे आ जाते हैं, वो आते हैं टिश्यू कल्चर से। किससे आते हैं, टिश्यू कल्चर से। ये टिश्यू कल्चर है क्या, इसको एग्जांपल के तौर पे समझो। ये हमारा पेरेंट प्लांट था, पेरेंट प्लांट से हमने क्या किया, जो पर्टिकुलर शूट वाले पार्ट रहते हैं या हम बात करें वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर नए नए सेल क्रिएट हो रहा है उनको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में रखते हैं। ये सोल्यूशन किसका रहता है, ये रहता है ग्रोथ हार्मोन का, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। और देखते ही देखते वहां पर कैलस बन जाता है। कैलस बनने के बाद धीरे धीरे करके वहां पर प्लांट वापस से तेजी से ग्रो होने लगता है। ये जो मेथड रहता है ये कंपैरेटिवली फास्टर रहता है, क्योंकि आपने क्या किया, जो पर्टिकुलर हार्मोन प्लांट में नेचुरली प्रोड्यूस होने थे उनको आपने आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर दिया। तो जो ग्रोथ आपकी 10 दिन में होनी थी वो 10 घंटे के अंदर हो जाती है। जिस वजह से टिश्यू कल्चर को आजकल काफी लार्ज एरिया में किया जाता है और नए नए प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। Cells from the growing tip of a plant are separated and are grown on the nutrient medium containing all nutrient and hormone necessary for plant growth। जो सेल रहता है ग्रोइंग टिप का उसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उसे एक ऐसे मीडियम में डालते हैं जहां पर हर प्रकार के ग्रोथ हार्मोन रहे और अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट रहे, जिससे वो पर्टिकुलर प्लांट क्या करता है, ग्रो कर पाता है। यहाँ पर जो सेल रहते हैं वो क्या करते हैं, मास फॉर्म करते हैं और उस मास को क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। अगर आप बात करें ये हमने टिप को काटा, या कैलस बन गया। कैलस बनने के बाद ये क्या करता है, नए प्लेटलेट्स में डिवाइड हो जाता है। ये नए प्लेटलेट्स है जिसको हम क्या करते हैं, नर्सरी की मिट्टी में जाकर लगा देते हैं और देखते ही देखते जो ये हमारे प्लांट रहते हैं ये बहुत तेजी से क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर लिया है कंप्लीट। हमने 6 अलग अलग रिप्रोडक्शन के टाइप को अलग पढ़ा, वेजिटेटिव और टिश्यू कल्चर को अलग पढ़ा, क्योंकि इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी थी और इनका जो इंपॉर्टेंस है उन सारों से ज्यादा हो जाता है। अब इनके भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्ट 2 प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ग्रोन बाय दिस प्रोसेस। यहां पर अगर हम बात करें, बनाना है, वीट है, जास्मिन है, ग्राम है। हमसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा वाला जो प्लांट है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करेगा। तो याद करिए हम जैस्मिन के बारे में पढ़कर आए। जैस्मिन के बाद अगर हम बात करें सीडलेस बनाना के बारे में हम पढ़कर आए थे। तो बनाना और जैस्मिन क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या? ये वो पर्टिकुलर मेथड है जहां पर प्लांट के स्टेम से, रूट से, लीफ से हम क्या करते हैं, एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो एक्यूरेट पेरेंट प्लांट जैसी रहती है। इसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक सेम रह जाती है, आपकी ग्रोथ फास्टर होती है, और अगर हम बात करें जिन पर्टिकुलर कंडीशन में आप प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं उन कंडीशन में वो ग्रो हो जाता है। एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ब्रायोफिल्म की। अगर आपने कभी ब्रायोफिल्म वाला पत्ता देखा होगा तो पत्ते के साइड में छोटे 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 बड क्या होते जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और अगर गलती से ये पत्ती क्या कर जाती है, नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पर एक नया पर्टिकुलर ब्रायोफिल्म का जो पेड़ है वो बनकर निकल जाता है। तो ये लीफ है, लीफ से कौन सा वाला मेथड कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए आ जाते हैं अगले वाले मेथड पे। चलिए, तो हम आ गए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सब जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, मैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूं, या आपके फ्रेंड जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले हैं, या हम बात करें हमारे आसपास जितने सारे लोग हैं या जितने सारे एनिमल्स हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस टॉपिक में ना सिर्फ हम ये समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बट साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से मेल और फीमेल के अलग अलग बॉडी पार्ट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, बगैर किसी देरी के आपके मन के अंदर जो पर्टिकुलर डाउट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर है उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर हम देखें, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? अगर हम इस पर्टिकुलर मेथड को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अगर हम यहाँ पर पढ़े, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म, ये वो पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर अगर देखा जाए कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, एक मेल रहता है और एक फीमेल रहती है, और तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर नए ऑर्गेनिज्म को हम क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए of two different individual and the resultant combination and variation would be unique। ये क्या कह रहे हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का जो गैमीट है, जब वो आपस में फ्यूज करता है तो वो क्या करता है, एक नया डीएनए बनाता है। ये डीएनए के अंदर हमारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रहती है। याद करिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डीएनए पढ़कर आए थे। डीएनए क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ताकि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें हम अपने जो डॉटर सेल है, या हम बात करें जो हमारा आने वाला प्रोजेनी है, उसमें क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। The process of combining DNA of two different individuals during sexual reproduction will lead to an offspring with twice the amount of DNA। अब यहाँ पर होता क्या है, जब आप और आपके पार्टनर मिलकर क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, तो आपके जो 23 पेयर्स है और आपके पार्टनर के जो 23 पेयर्स है वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जो डीएनए रहता है वो डबल हो जाता है, बट अगर हम बात करें जब जर्म सेल आपस में मिलकर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रीस्टोर करते हैं, या हम बात करें वहां पर जब वो दोनों सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो वहां पर रह जाती है, और अगर हम बात करें वापस से उस पर्टिकुलर बेबी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 का जो पेयर है वो रह जाता है। अगर कोई हमसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम उसे बताएंगे कि ये वो पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर दो अलग अलग पेरेंट, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। जब ये आपस में मैटिंग करते हैं तो मैटिंग करते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेनी को बनाने के लिए दोनों क्या करते हैं, अपने अपने गैमीट को ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद वहां पर एक नया प्रोजेनी, या हम बात करें एक पर्टिकुलर बच्चा बनकर तैयार हो जाता है। जब डीएनए कंबाइन हो रहा होता है तो वहां पर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के 23 पेयर्स एक साथ आते हैं, तो वहां पर 46 हो जाते हैं।
बट जब वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो जो वीक वाला रहता है वो साइड हो जाता है और दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक रहती है वहां पर कंबाइन होकर एक नया पर्टिकुलर डीएनए बना लेती है। और इस तरीके से जो 23 का पेयर रहता है वो बच्चों के अंदर स्टोर हो जाता है। अब बार बार हम एक बात पढ़ रहे हैं कि मेल क्या कर रहा है, मेल गैबिट दे रहा है, फीमेल क्या कर रही है, फीमेल गैबिट दे रही है। तो ये मेल गैबिट और फीमेल गैबिट है क्या? आपने कई बार नो वंडर एक बात सुनी होगी कि जो मेल गैबिट है ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म है। फीमेल गैबिट क्या रहता है, ओवम रहता है। अगर हम बात करें जो स्पर्म रहता है उसकी, बहुत ज्यादा कैसा रहता है, छोटा रहता है। अगर हम ओवम की बात करें ये कैसा रहता है, लार्ज रहता है। और बात की जाए जो हमारा स्पर्म रहता है इसका जो हेड वाला पार्ट रहता है ये हार्ड रहता है। बट दूसरे तौर पर अगर हम बात करें ओवम की, तो जो ओवम रहता है वो कवर्ड रहता है, जेली लाइक रहता है। साथ ही में अगर हम बात करें जो स्पर्म है ये एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकता है, बट जो आपका पर्टिकुलर ओवम रहता है ये मोटाइल नहीं रहता है। इसको बहुत मुश्किल से क्या करा जाता है, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब है कि जो मेल गैबिट है वो स्पर्म है और जो फीमेल गैबिट है ये क्या है, ओवम है। दोनों के साइजेस में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। जो स्पर्म रहता है वो काफी ज्यादा छोटा रहता है, ओवम काफी ज्यादा बड़ा रहता है। स्पर्म जहां मोटाइल रहता है, ओवम बिल्कुल भी मोटाइल नहीं रहता है। जो स्पर्म रहता है ये डीएनए कैरी तो करता है बट इसके अंदर नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा कम चीजें प्रेजेंट रहती है। बट जो ओवम रहता है ये हाई अमाउंट में खाना अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या करता है, जाइगोट को खाना प्रोवाइड करता है। अब अगर हम आगे आए तो यहां पर हम शुरू करेंगे प्लांट से। अब ये प्लांट से क्यों करेंगे, प्लांट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट याद करो क्या पढ़ा था हमने कि प्लांट ना सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बट उनका जो मेन रिप्रोडक्शन का मेथड रहता है वो कौन सा रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कभी नोटिस करना हर प्रकार के जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, फूल रहते हैं। अब फूलों का क्या काम है, क्या फूल आप आपकी गर्लफ्रेंड को ले जाकर दे देंगे, या आप गर्लफ्रेंड है तो क्या आप अपने बॉयफ्रेंड को ले जाकर दे देंगे, या मान लो आप इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करते हो तो क्या आप अपने मम्मी या पापा को या अपनी टीचर को जाकर दे दोगे, नहीं। उस पर्टिकुलर फूल का कोई और काम रहता है जो कि क्या रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता कैसे है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम प्लांट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट पढ़ेंगे। अगर यहां देखा जाए सबसे पहले जो नीचे वाले हिस्से में पत्तियां रहती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल। फूलों की जो पत्तियां रहती है इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर हम देखें लाल, आपने मान लो सफेद फूल चुन लिया या हो सकता है ऑरेंज फूल चुन लिया या गेंदे का फूल चुन लिया, तो उसकी जो पत्तियां रहती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल। अब इसके अंदर दो इंटरेस्टिंग चीजें रहती है। कुछ फ्लावर ऐसे रहते हैं जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं और कुछ पर्टिकुलर फ्लावर ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, एक रहता है। अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। क्या बोलते हैं, स्टैमन। अब दोनों को समझने के लिए हम बहुत ज्यादा आसानी रखते हैं, ज्यादा टफ नहीं करेंगे। जो पर्टिकुलर ये पतला सा ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो हल्का सा बड़ा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, हल्का सा बड़ा, फूल के ऊपर जो छोटी छोटी बिंदी टाइप की रहती है और वो डंडी से जो जुड़ा रहता है यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये एंथर है और इसकी नीचे वाली डंडी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या कहा जाता है, स्टैमन। क्या कहा जाता है, स्टैमन। बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे एग्जाम में। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें जो ये बड़ी लंबी डंडी दिख रही है नीचे से काफी ज्यादा वाइड है, ऊपर से वाइड है, बट बीच में कैसी है, पतली है। इसको क्या कहा जाता है, पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहा जाता है, पिस्टिल या कार्पेल। इसके भी अलग अलग पार्ट रहते हैं। वो पर्टिकुलर पार्ट जहां पर पोलन ग्रेन आकर स्टिक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। जो पतली ये डंडी आपको देखने को मिल रही है इसको क्या कहा जाता है, स्टाइल।
नीचे वाला जो पार्ट रहता है जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, इसे क्या कहा जाता है? ओवरी। क्या कहा जाता है? ओवरी। तो क्या देखा हमने कि जो प्लांट रहता है, प्लांट का जो फ्लावर रहता है उसके दो मेन पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर आपका स्टेमन आ जाता है जिसके दो पार्ट रहते हैं, एक एंथर रहता है और एक फिलामेंट रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर हम बात करें क्या आ जाता है? स्टाइल आ जाता है, स्टिग्मा आ जाता है, ओवरी आ जाती है। अगर हम ध्यान से पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एंथर रहता है इसका मेन काम क्या रहता है? पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। कभी नोटिस करा कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो हमारे हाथ पैर पर, हमारे कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स आ जाते हैं। वो डॉट आते कहां से? क्या वो एक्चुअल में वहां पर रहते हैं? नहीं, वो प्लांट के पोलन ग्रेन रहते हैं और वो पॉलिनेशन के लिए आपके ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे वो हमारे ऊपर चिपकते हैं, जब वहां पर तितली या कोई पंछी आता है उसके ऊपर भी वो चिपक जाते हैं ताकि वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच सके और वहां पर पॉलिनेशन का मेथड परफॉर्म कर सके। फिर अगर हम बात करें जो एक पोलन ग्रेन रहता है उसके अंदर दो मेल गैमेट रहते हैं। कितने मेल गैमेट रहते हैं? दो मेल गैमेट रहते हैं। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को होल्ड करके रखता है और जो पूरा फ्लावर रहता है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेटल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, उनका काम रहता है कि जो इंसेक्ट है और अगर हम बात करें जो फ्लाई रहती है वो उसके ऊपर आकर बैठे ताकि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाए और उस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन से रिप्रोडक्शन का मेथड शुरू करा जा सके। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर हम बात करें स्टिग्मा आ जाता है जिसका मेन काम रहता है पोलन ग्रेन को रिसीव करना। ये देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट का मेन काम क्या है? पोलन ग्रेन को रिसीव करना। ये काफी ज्यादा स्टिकी रहता है ताकि यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर चिपक जाए। एक पोलन ग्रेन नहीं, काफी ज्यादा पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर चिपकते हैं। इवन अगर हम बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन आ जाते हैं, बट उसमें से जो सूटेबल रहता है उस प्लांट का रहता है उसको वो प्लांट क्या कर लेता है? ले लेता है, बाकी सबको वो हटा देता है। दूसरे की बात अगर हम करें, स्टाइल रहता है। ये स्टाइल, ये पर्टिकुलर डंडी वाला पार्ट रहता है जिसका मेन काम है कि जब एक बार पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा तो वो इस पर्टिकुलर स्टाइल के थ्रू क्या कर पाए? बना पाए। अगला क्या आ जाता है? ओवरी आ जाता है। ओवरी ये पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर क्या होने वाला है? ओव्यूलेशन होने वाला है, फीमेल जर्म सेल है और पोलन ग्रेन के अंदर से मेल जर्म सेल क्या करने वाला है? ट्रेवल करने वाला है। और ओव्यूल अंदर वाला पार्ट रहता है, ये जो छोटा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? ओव्यूल है, जहां पर सीड फॉर्मेशन होगी, जहां पर क्या होने वाली है? सीड फॉर्मेशन होने वाली है। अब आगे आ जाते हैं फीमेल, जो पर्टिकुलर हमने प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा जिसमें हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, वो फ्लावर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, वहां पर बार बार याद करिए हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनेशन पॉलिनेशन पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन के बारे में अगर हम ध्यान दें, पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट start with the transfer of pollen grain from anther to the stamen to the stigma to of the pistil। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है कि एंथर के अंदर जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है उसे क्या करना है? अपने आप को कहां तक लेकर जाना है? स्टाइल तक लेकर जाना है, स्टिग्मा तक लेकर जाना है। अगर ये स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा तब तक वहां पर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। और अगर हम बात करें, ये पर्टिकुलर जो मेथड है इसको करने के लिए एजेंट्स की जरूरत रहती है, जैसे हवा हो गई, हवा के बाद बर्ड्स हो गए, एनिमल हो गया, वाटर हो गया, इवन ह्यूमन बीइंग हो गए। हम क्या करते हैं? प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन को परफॉर्म कर पाए। पॉलिनेशन क्या है? वो पर्टिकुलर मेथड जिसके वजह से प्लांट क्या करता है? अपने पोलन ग्रेन को एंथर से कहां तक पहुंचाता है? स्टिग्मा तक पहुंचाता है। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स का यूज होता है, जैसे अगर हम बात करें क्या क्या आ जाता है? हवा आ जाती है, पानी आ जाता है, और अगर हम बात करें अदर एजेंट आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं? प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन अपने सूटेबल प्लेस पर पहुंच पाए। जिस वजह से अगर हम बात करें, यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के पॉलिनेशन मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर का जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन रहता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन।
दिस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर वो चला गया तो वो कौन सा वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये ज्यादातर कहां पर होता है, जो वीट रहता है, पीनट रहता है, इन प्लांट्स में हो जाता है। बट इसके कंपैरिजन में जब हम क्या देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये कहां पर होता है, जब एक पर्टिकुलर फ्लावर का जो अगला वाला सेम काइंड का रहेगा। अगर आपने गेंदे का फूल लिया है तो अगला वाला गेंदे का रहेगा। नहीं तो तुम सोचो कि भैया अगर गेंदे वाले फूल का जो पोलन ग्रेन है वो जाके रोज पर चिपक गया तो क्या उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं। क्या कभी कुत्ता एक बिल्ली के साथ अपना बच्चा पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या इंसान किसी हाथी के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता। सिमिलर उसी तरीके से एक फ्लावर क्या करता है, अपने ही काइंड के फ्लावर पर जाकर क्या करता है, पॉलिनेशन कर पाता है, अदरवाइज वहां पर पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जब एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन क्या करता है, अपने फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चला जाता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपकता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। जनरली कहां देखने को मिलता है, एप्पल्स में, पंपकिन में, और भी अलग अलग तरीके के प्लांट रहते हैं, वहां पर ये हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर प्लांट को अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बता दो कौन सी वाली है, पॉलिनेशन। कौन सी वाली है, पॉलिनेशन, जिसमें प्लांट क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन को कहां तक पहुंचाता है, स्टिग्मा तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, स्टिग्मा तक पहुंचा देता है। एक बार जब ये स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो वहां पर स्टार्ट होती है मेन प्रोसेस, जिसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन लास्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे थे वो कहां पहुंच गया है, स्टाइल पे, वो सॉरी कहां पहुंच गया है, स्टिग्मा पर। अब जब ये एक बार स्टिग्मा पर पहुंचता है तो यहाँ क्या होता है, इन मैनी फ्लावर स्पीशीज पॉलिनेशन इन प्लांट इज कैरिड आउट बाय एनिमल्स सच एज हनी बी, बर्ड, बैट, बटरफ्लाई। तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पर भी क्या है, पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन के मेथड से हमें पोलन ग्रेन को क्या करना है, सूटेबल प्लेस तक पहुंचाना है। वो सूटेबल प्लेस पर पहुंच गया, उसके बाद शुरू होता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए दो अलग अलग क्या है, पोलन ग्रेन है, एक ने अपनी पोलन ट्यूब को बना लिया है ओवरी तक, बट अगर हम बात करें दूसरे वाले ने अपनी पोलन ट्यूब को नहीं बनाया। और जिस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब क्या करती है, ओवरी तक पहुंच जाती है, वही क्या कर पाता है, अपने जर्म सेल को ट्रांसफर कर पाता है। अदरवाइज वहां पर जितने भी पोलन ग्रेन रहते हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका वहां पर कोई काम नहीं रहता। जो सबसे पहले पोलन ट्यूब बना लेगा उसका जो जर्म सेल रहेगा वो ओवरी वाले पार्ट तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एंट्री इनटू द ओव्यूल। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब से जो पर्टिकुलर जो जर्म सेल रहते हैं उनको फ्लो करते हुए किसके अंदर एंटर करना है, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर एंटर करना है, ओव्यूल के अंदर एंटर करना है। द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू अ small opening called micropyle. Upon reaching the embryo sac, the pollen tube burst. अब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल जर्म सेल है वो पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद जो पोलन ट्यूब है वो बर्स्ट कर जाती है और जो जर्म सेल है वो कहां चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। बताओ कहां चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। वीडियो थोड़ी सी और बची है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यू रखना है इस वीडियो को। अब यहां पर अगर हम बात करें, जब एक बार वो अंदर पहुंचा तो वहां पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या होता है वहां पर, फ्यूजन ऑफ गैमीट। जो एक पर्टिकुलर मेल गैमीट रहता है वो क्या करता है, फ्यूज करता है एग के साथ और क्या फॉर्म करता है, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या फॉर्म करता है, डिप्लॉइड जाइगोट। और अगर हम बात करें जो जाइगोट रहता है वो लेटर अपने आप को क्या बना लेता है, इम्ब्रायो बना लेता है। इम्ब्रायो बेसिकली समझो वो पर्टिकुलर सीड के अंदर वाला पार्ट जो आगे चल के क्या करने वाला है, अपने आप को सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांट बनाने वाला है। जब एक पर्टिकुलर सीड के अंदर वाला पार्ट वहां बन जाता है तो वहां फॉर्म होता है सीड। वहां पर क्या फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
हैं, ध्यान से देखो। जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होता है, जो ओव्यूल रहता है वो मैच्योर हो जाता है, सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ताकि क्या कर सके, जो एम्ब्रायो उसके अंदर है उसे प्रोटेक्ट कर सके। इवन और देखते ही देखते जब वो पर्टिकुलर सीड अपने एक्चुअल लोकेशन पर पहुंच जाता है तो वहां पर वो जर्मिनेट होकर क्या करता है, एक नए प्लांट को बना देता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट के अंदर ये पूरा मेथड कैसे होता है, 4-5 स्टेप पे उसे क्लियर करेंगे। सबसे पहला है पॉलिनेशन, या तो सेल्फ कर सकता है या तो क्रॉस कर सकता है। पहले क्या करना है, एंथर से आपको पोलन ग्रेन लेकर आना है स्टिग्मा तक। फिर अगर हम बात करें वहां पर क्या करा जाता है, जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं और स्टिक होने के बाद अपनी पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस भी पोलन ग्रेन की सबसे पहले पोलन ट्यूब क्या करती है, ओवरी तक रीच करती है, ओव्यूल तक रीच करती है, वहां पर वो अपने मेल जर्म सेल को भेज देता है, बचे हुए बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब एक बार मेल जर्म सेल इस पर्टिकुलर ओवरी के फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है तो ये पोलन ट्यूब भी बर्स्ट हो जाती है। जब ये फ्यूज हो जाता है जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो की एक हार्ड कवरिंग रहती है जो कि सीड कॉटिलेडन के फॉर्म में आ जाती है। और अगर हम बात करें जो एम्ब्रायो रहता है, अगर वो अच्छी कंडीशन में पहुंच जाता है तो वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक नया पर्टिकुलर फ्लावर। तो हमने प्लांट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब इनके कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिन पे रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, तो फ्लावर में मेन 2 स्ट्रक्चर थे। सबसे पहला वाला मेल और एक था फीमेल। मेल वाले में क्या था आपका, एंथर था और फिलामेंट था। फीमेल वाले में अगर हम बात करें स्टेमन था। स्टेमन के अलग अलग 3 पार्ट थे। सबसे पहला क्या था, स्टिग्मा था, स्टिग्मा के बाद स्टाइल था, स्टाइल के बाद ओवरी था। इन्होंने बोला स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करो, हमने बताया स्ट्रक्चर क्या है। फिर अगर हम बात करें इनके फंक्शन क्या है, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या रहते हैं, मेल जर्म सेल रहते हैं। ओवरी के अंदर क्या रहता है, फीमेल जर्म सेल रहता है। स्टिग्मा का काम क्या रहता है, पोलन ग्रेन को स्टिक करना, और स्टाइल का काम क्या रहता है, उस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब को अपने थ्रू गुजारना। और क्या पूछा जा सकता है, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट। तो 2 टाइप के पॉलिनेशन हमने पढ़े थे, याद करो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो जिसमें एक पर्टिकुलर प्लांट क्या करता है, अपने ही फ्लावर के साथ क्या करता है, पोलन ग्रेन को एक्सचेंज कर लेता है। बट अगर हम बात करें जहां पर जो दूसरा वाला रहता है वो कौन सा वाला रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके अंदर हमने देखा एक पर्टिकुलर जो फ्लावर है वो क्या करता है, अपने ही काइंड के फ्लावर को अपना मेल जर्म सेल यानी क्या दे देता है, पोलन ग्रेन। तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। एजेंट वहां पर क्या आ सकता है, विंड आ सकता है, वाटर आ सकता है, एयर आ सकता है, फ्लाइज आ सकती है, इंसेक्ट आ सकता है, और भी अलग अलग चीजें वहां पर आ सकती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन वाला। अब ये आपसे हो सकता है रिपीटेडली पूछा जाए या हो सकता है आपसे ना भी पूछा जाए। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता रखना है। तो सबसे पहले याद करो, जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन था, क्या था यहां पर, पोलन ग्रेन था, उसके अंदर कितने मेल जर्म सेल थे, 2 मेल जर्म सेल थे। तो 2 में से एक तो क्या करता है, फीमेल वाले एग के साथ मिल जाता है और वहां पर क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। बट याद करो, जो सीड है अगर उसे क्या करना है, डेवलप होना है, काफी लंबे समय तक वहां स्टोर्ड रहना है, तो उसको रिक्वायर्ड रहती है एनर्जी। जैसे याद करो, ओवम क्या करता है, खाना अपने साथ स्टोर करके रखता है ताकि लंबे समय तक स्पर्म और जाइगोट क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। उसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट रहता है पोलन ग्रेन के अंदर के मेल जर्म सेल का, वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और इसका काम रहता है नरिशमेंट देने का। किसका काम रहता है, नरिशमेंट देने का। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि जो 2 पोलन ग्रेन है उसमें से एक पोलन ग्रेन क्या करता है, सीड बनाता है फीमेल जर्म सेल के साथ मिलकर, बट उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो एंडोस्पर्म बनाता है वो दूसरा वाला मेल जर्म सेल बनाता है, जिस वजह से क्या कहा गया, डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस देखते हैं, जो पर्टिकुलर सीड रहता है वो डेवलप हो गया, बचा हुआ जो पार्ट रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी अदर जो पार्ट रहते हैं वो फॉलो होकर
गिर जाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम एक्चुअल रिप्रोडक्शन पर, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैनर से यहां पर बैठे हुए थे। आपने अपनी टीचर की जान खा के रखी थी कि हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज सेक्सुअल मोड। अगर हम बात करें, हम सारे जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर देखा जाए जो रिप्रोडक्टिव फेज रहता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे रहता है। और अगर हम बात करें, अलग अलग इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप सोचो कि आप रिप्रोडक्शन कर लो, तो आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अभी आपकी जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है। और अगर हम बात करें, आप रिप्रोडक्शन करने जाएंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट कर जाएगी और आप एक हेल्दी पर्सन नहीं रह पाएंगे, ना कि जो आपका आने वाला बच्चा है वो भी हेल्दी नहीं हो पाएगा। सम चेंजेस दैट begin in the teenage that start to prepare us for the reproductive phase। अब इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, टीनेज के समय से ही हमारी बॉडी में चेंजेस ले आती है, ताकि हम क्या कर पाए, इन पर्टिकुलर चेंजेस को अडेप्ट करके जो पर्टिकुलर समय आए कि जब हमें रिप्रोड्यूस करना है, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पैदा करना है, उन्हें लोरिया सुनाना है, उस समय पर हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे। और इस पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। बट जो एडोलेसेंस रहता है वो इतना ज्यादा आसान नहीं रहता। हम एडोलेसेंस से बहुत अलग अलग चीजों से गुजरते हैं, जिसके बारे में हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कंटिन्यू रखो अपनी वीडियो को। अगर यहां देखा जाए, जो गर्ल रहती है, बॉय रहता है, उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, हम अलग अलग चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं। बट ये सारी चीजें शुरू होती है प्यूबर्टी से। कब से शुरू होती है, प्यूबर्टी से। अगर आपसे कोई पूछे प्यूबर्टी क्या है, तो ये वो पर्टिकुलर फेज रहता है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है, डेवलप करता है, ताकि आने वाले समय पे हम एक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो पाए। जो आजकल आप अपने दिमाग में रिप्रोडक्शन सोच के बैठते हो ना, रिप्रोडक्शन उससे कई गुना अलग रहता है। रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल एक्ट नहीं रहता है, बल्कि अगर हम बात करें, वहां पर दो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आने वाले सालों में उन्हें बच्चा पैदा करना है, उन्हें एक नई लाइफ स्टार्ट करना है, जिस वजह से जो रिप्रोडक्शन आप सोचते हैं वो जस्ट आ सेक्स का एक पर्टिकुलर एक्ट है, या हम बोल सकते हैं सेक्सुअल एक्ट है। बट यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। अब अगर देखा जाए, गर्ल्स के अंदर जो ये पर्टिकुलर चेंज रहते हैं ये 11 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों के अंदर अगर देखा जाए तो ये 12 से 14 साल में स्टार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें, कई बच्चों में ये जो चेंजेस रहते हैं वो 16, 17, 18 साल तक हो जाते हैं। बट कई बच्चे जिनमें प्यूबर्टी लेट आती है, उनमें 18 साल के बाद भी हमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि प्यूबर्टी वो पर्टिकुलर एज है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। बट याद करो, हमने क्या पढ़ा कि 13 या 12 साल की उम्र से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंज आ जाते हैं, और ये जो चेंज रहते हैं ये हमारी बॉडी को बदल कर रख देते हैं। अगर हम स्पेशली बॉयज की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो टेस्टीज रहती है वो मैच्योर हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करने लगती है, स्पर्म प्रोड्यूस करने लगती है। आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब आप 12-13 साल के हुए थे, अगर आप एक बॉय हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें अलग बिहेव करना शुरू कर गई होंगी, और वहां पर आपकी जो टेस्टीज हैं उनके अंदर स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसी जगह पर अगर हम एक फीमेल को देखें तो फीमेल के अंदर जो ओवरीज रहती है वो मैच्योर होने लगती है, और मैच्योर होने के बाद हर मंथ एक पर्टिकुलर एग को रिलीज करती है, ताकि आने वाले समय पे जब एक फीमेल डिसाइड करे कि उसे रिप्रोड्यूस करना है तो उसकी बॉडी वहां पर प्रिपेयर्ड रहे। और अगर हम देखें शोल्डर्स ग्रेडल, अगर लड़कों में देखा जाए तो जो शोल्डर्स रहते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप 10 साल के हैं तो 10 साल से पहले आप लड़का है तो अगर आप राधा बनते हैं अपने बाल बढ़ा के तो आप राधा जैसे लग रहे थे, और एक लड़की अगर कृष्ण बनना चाहती है अपने बाल को छोटा रखकर तो वो कृष्ण जैसी लगती है। रीजन क्या रहता है, उस समय तक आप और आपकी बहन, या हो सकता है आप और आपकी दोस्त
उनमें कोई बदलाव ना हो, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहे। बट अगर हम बात करें जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, अपनी टीन एज में आते हैं, अगर हम एक लड़के हैं तो हमारे जो शोल्डर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉडन अप हो जाते हैं, और हम एज अ बॉय एज अ मैन क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। और इसी जगह अगर फीमेल को देखा जाए तो फीमेल्स में जो पेल्विक रीजन रहता है, या हम बात करें हिप्स वाला जो पोर्शन रहता है, थाइज वाला जो पोर्शन रहता है, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, ताकि आने वाले सालों में जब वो अपने बच्चों को जन्म दे तो उसकी बॉडी स्ट्रांग रहे और वो इनफ फूड अपने बच्चों को दे पाए। हेयर ग्रोथ इन द पब्लिक रीजन आपको लड़कों के अंदर भी देखने को मिलता है, लड़कियों के अंदर भी देखने को मिलता है। जो हमारी आर्मपिट्स रहती है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स रहते हैं, आसपास आपने देखा होगा छोटे छोटे जो हेयर्स रहते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये काफी ज्यादा आम बात है, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही हो रहा है, हर बच्चे के साथ ये पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं। द स्किन इन द पब्लिक रीजन बिकम्स डार्कर, और आपने देखा होगा जिन एरियाज में वो पर्टिकुलर हेयर ग्रो करते हैं, वो पर्टिकुलर जो एरियाज रहते हैं वो डार्कन होने लगते हैं, मेलानिन रिलीज करने लगते हैं, ताकि वो आपको क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या आपके वो पर्टिकुलर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन्हें सेफ रख पाए। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टाच एंड बियर्ड, लड़कों के अंदर आपने देखा होगा बियर्ड आने लगती है, मुस्टाच आने लगती है। कई लड़कों को देखा होगा आपने 14-15 साल में बड़ी बड़ी मूछें आ जाती है, 16-17 आते आते तक उनकी दाढ़ी निकल जाती है। और अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो ब्रेस्ट रहते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर पाए। और अगर हम बात करें जो लड़के रहते हैं उनकी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें मेरी जो आवाज थी कुछ सालों पहले जब मैं टीन एज में था तो काफी ज्यादा पतली थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होती गई, डीप होती गई। और दूसरी तरफ अगर हम लड़कियों की आवाज देखें तो लड़कियों की जो आवाज रहती है वो श्रिल हो जाती है, पतली हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो एडोलेसेंस वाला टाइम रहता है, या हम बात करें प्यूबर्टी वाली जो एज रहती है, इस समय पर लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आते हैं, जिनके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही गुजरते हैं, अलग अलग प्रकार के जो बच्चे रहते हैं अलग अलग समय पर इन सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। और अगर हम बात करें इसी वजह से हम सभी के सामने एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक सेपरेट टाइप से पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ना पढ़कर। रीजन क्या है, आप सब देखते होंगे, आप जिस पर्टिकुलर एज में है, आप हो सकता है 14 साल के हो सकता है 15 के हो सकता है 16 के हो, या हो सकता है आप कभी और बाद में इन चीजों को देख रहे हो, तो वहां पर आपकी एज बढ़ भी सकती है। अब हम एक बात नोटिस करते हैं कि जो हमारी मूड स्विंग है काफी तेजी से बढ़ जाती है, सेल्फ डाउट आने लगते हैं, कभी गुस्सा आने लगता है, कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं, हमारा जो दिमाग रहता है वो तेजी से रन करने लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ हो रही है, जब मैं आपकी एज में था तो मेरे साथ भी यही सारी प्रॉब्लम थी। और हो सकता है आप अगर एक लड़की है तो जो पर्टिकुलर फीलिंग्स आपके मन में डेवलप हो रही है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चेंजेस आपकी मदर के साथ, आपकी सिस्टर के साथ, और अगर हम बात करें आपकी जो फ्रेंड्स रहती हैं, टीचर्स रहती हैं, उनके साथ भी ये सारे चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पर हम एक कॉमन बात नोटिस करते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स रहती है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अगर हम बात करें कभी हमारा जो दिमाग रहता है वो बहुत तेजी से मन करता है कि किसी को जाकर एक सपाटा मार दे और उसको हम डरा दे। बट अगर हम बात करें ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये हर बच्चे के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है इसको देख लेते हैं। द स्प्रेड ग्रोथ इन सर्टन बॉडी पार्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन टीनेजर। अब आपने देखा होगा आप 12-13 साल के हैं, अभी तक तो आप बिल्कुल मजे में जी रहे थे, आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। बट अगर हम बात करें धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट ग्रो करने लगे हैं। फीमेल है तो हो सकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट है, मेल है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट है। बट जब ये सारी चीजें ग्रो करती है तो हम अपने पेरेंट्स को हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं, उन्हें बताते नहीं है, बल्कि हमें डरना नहीं चाहिए। अपने सारे जो डर रहता है, कंफ्यूजन्स रहती है, उन सभी को अपने पेरेंट्स के साथ क्लियर करना चाहिए, ताकि वो हमें बता पाए कि ऐसी कौन से चेंजेस है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और अगर हम बात करें जो टीनेजर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में कई बार देखता हूँ जो 13, 14, 15 साल के बच्चे रहते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है।
अगर उनसे किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनसे कह दिया है तो उनका जो ईगो है वो बहुत ज्यादा ठोकर खा चुका है, या उनका जो ईगो है उसको ठेस पहुंच चुकी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस समय पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं उस समय आप एडोलेसेंस वाले टाइम पे रहते हैं, जिस वजह से आपका जो दिमाग रहता है वो आपको ईगोइस्टिक बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, आप काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, किसी भी बात पे अपसेट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इस समय पर हम क्या करते हैं, अपने एज ग्रुप वालों के साथ रहना चाहते हैं, जहां पर आप 10-11 साल तक अपने मम्मी और पापा को सारी बातें बताया करते थे, अचानक से अब आपको आपके फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, आप उनसे सारी चीजें शेयर करते हैं, आपको उनके साथ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहां पर वो आपकी एज में रहते हैं और आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है। और अगर हम बात करें इस समय हमारी जो बॉडी है वो काफी अलग अलग तरीके के हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ तो देते हैं, बट हमारा जो माइंड रहता है उसके वजह से डिस्टर्ब भी फील करता है, काफी तेजी से ग्रो करता है। और अगर हम बात करें, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, सेक्स क्या है, सेक्स होता कैसे है, सेक्स होता ही क्यों है। ये सारे डाउट आना बहुत ज्यादा नेचुरल है, हर बच्चे के दिमाग में आते हैं, हर पर्सन के दिमाग में आते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाती है। और इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इन सारे जो डाउट्स हैं उनको प्रॉपर क्लियर किया जाए। अगर आप एक बच्चे हैं 14, 15, 16 साल के, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं तो उनसे सारी चीजें पूछें, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी टीचर से पूछे, बट कभी भी गूगल सर्च ना करें या चैट जीपीटी से ना पूछे, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके साथ गलत हो जाए। तो आप कोशिश करें कि आप उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पूछें जो इन सारी चीजों से गुजर चुके हो और उन्हें इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो हमारी बॉडी रहती है वो एक समय पर चेंज हो गई। अब लड़कियों के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि आने वाले समय में वो एक पर्टिकुलर बेबी को 9 मंथ्स तक होल्ड करके रख सके और उसे एक पर्टिकुलर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सके। तो यहाँ पर फीमेल्स के अंदर स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आम भाषा में हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा घर रहता है उसके अंदर हम पीरियड्स से डिस्कशन करते हैं कि हमारी बहन को, और अगर हम बात करें मम्मी को हो सकता है, अगर आपकी दादी फिट हो तो उनको भी हो सकता है, या यंग एज में आपकी जो फ्रेंड होगी उनको हो सकता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है ये बहुत ज्यादा कॉमन रहती है। कई लड़कियों में ये 11 साल में स्टार्ट हो जाती है, कईयों में 12 में होती है, कईयों में ये 13 साल में स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर ऐसा होता क्या है, याद करिए हमने क्या देखा कि जो फीमेल्स रहती है उनमें हर मंथ जो ओवरी रहती है वो एक पर्टिकुलर ओवम को मैच्योर करती है ताकि वहां पर आने वाले समय में जब उसकी बॉडी रिप्रोडक्टिव मैनर में रेडी रहे तब वो क्या कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए। मेंस्ट्रुएशन इज अ साइक्लिक इवेंट। ये क्या रहता है? साइक्लिक इवेंट रहता है जहां पर हर मंथ की एक पर्टिकुलर फिक्स डेट को, मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख है तो 20 तारीख, हो सकता है वो जो 20 तारीख है वो 15 हो जाए, हो सकता है वो 25 हो जाए, थोड़ी बहुत डेट्स आगे पीछे हो सकती है, बट इसके अंदर जो फीमेल बॉडी रहती है वो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के लिए अपनी ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज करती है। और अगर उस पर्टिकुलर मैच्योर एग को क्या नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो क्या करती है, एंडोमेरिटम एक पर्टिकुलर लेयर रहती है, अगर आप यहां पर देखें इस पर्टिकुलर लेयर को ब्रेक करती हुई क्या कर जाती है, पास कर जाती है। और अगर हम बात करें देखते ही देखते जो लेयर बहुत ज्यादा पतली रहती है वो हर साल सालों साल हर पीरियड्स के बाद, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वो थिक होती जाती है, और जैसे जैसे वो थिक होती है एक पर्टिकुलर फीमेल की जो बॉडी रहती है वो आने वाले बच्चे को और अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। अगर देखा जाए यहाँ पर दो पर्टिकुलर हार्मोन रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इस टाइम पर रिलीज होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन को बढ़ा देते हैं, जिसमें आपका ईस्ट्रोजन आ जाता है, एलएच आ जाता है, एफएसएच आ जाता है, जो कि क्या करता है, एक फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि उसे जो ओवम है वो रिलीज करना है, उसके साथ जो ये पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम की लेयर है इसे ब्रेक करना है।
ये जैसे जैसे ब्रेक होती जाती है वैसे वैसे प्रिपेयर होती है, और जैसे जैसे हर बार वो ब्रेक हुई, अगर वो ब्रेक होने से पहले एक छोटी सी पतली लेयर थी तो अगली बार वो उससे मोटी लेयर हो जाती है। तो अगर कोई पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिक इवेंट है जहां पर जो ओवरी रहती है वो हर मंथ क्या करती है, एक एग रिलीज करती है जो कि मैच्योर हो जाता है। अब वो चाहता तो है फर्टिलाइज होना, बट अब अर्ली एजेस में क्या होता है, हम फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वहां पर वो एग क्या होता है 1 से 2 दिन के अंदर बस्ट हो जाता है और पीरियड ब्लड के थ्रू क्या करता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसके अंदर जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर रहती है वो भी ब्रेक होती है ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर करे और प्रिपेयर करके अच्छा थिक उसको कर ले। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर हार्मोन रहते हैं जो इस पर्टिकुलर साइकिल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अगर हम बात करें कंटिन्यू यहाँ पर रख देते हैं। अब हमने सारी चीजों को पढ़ लिया कि हमारी बॉडी कैसे प्रिपेयर होगी, हमारी बॉडी में ऐसे डिफरेंसेस क्या है, बट अब हम आ जाते हैं एक्चुअल पार्ट पर कि मेल के पास ऐसा कौन सा पार्ट रहता है जो रिप्रोडक्शन करता है, फीमेल के पास ऐसा कौन सा पार्ट रहता है जो रिप्रोडक्शन करता है। अब मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे जिन्हें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी में नोट्स बना लो कि आपके जो बॉडी पार्ट है वो कैसे काम करते हैं, और अगर आप अगेंस्ट में देखें, अगर आप एक बॉय है तो फीमेल की बॉडी कैसे काम करती है, अगर आप एक फीमेल है तो मेल की बॉडी कैसे काम करती है। सबसे पहले बात आ जाती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो कुछ इस प्रकार रहता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर बात की जाए स्क्रोटम, स्क्रोटम कह सकते हैं हम एक पर्टिकुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो मेल बॉडी के बाहर रहता है। मेल बॉडी के कहाँ रहता है, बाहर रहता है। इसके अंदर क्या रहती है, टेस्टिस रहती है। ये टेस्टिस काम कैसे करती है, ये टेस्टिस पेयर में रहती, कैसी रहती है, पेयर में रहती है, एब्डोमेन एरिया से बाहर रहती है। जो लड़कों में एब्डोमेन एरिया रहता है उससे बाहर निकली हुई रहती है। टेस्टिस का काम रहता है मेल गैमेट को बनाना, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करना। अब इनके बाहर रहने का कारण है कि जो बॉडी रहती है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 35 से 37 रह सकता है, और 35 से 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म का प्रोडक्शन नियरली इम्पॉसिबल रहता है। जिस वजह से अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर जो स्क्रोटम रहता है ये अगर बॉडी के बाहर है तो ये कम से कम 2 से 3 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करके रखता है और वहां पर स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, पेयर्स में रहती है। अब बात आती है कि वहां पर स्पर्म तो प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो आगे कहां जाएगा, तो ये आता है इपिडेमिस में। जो ये आप इपिडेमिस देख रहे हैं ये पर्टिकुलर नर्व्स रहती है जो टेम्पररी तौर पे, किस तौर पर, टेम्पररी तौर पर जो पर्टिकुलर स्पर्म रहता है उसको स्टोर करके रखता है। और अगर हम बात करें जब ये लार्ज अमाउंट में बन जाता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से उसे वास्ट डिफरेंस में पास कर देता है। कहां पास कर देता है, वास्ट डिफरेंस में। ये पर्टिकुलर टेस्टिस है, इनमें ये पर्टिकुलर जो ट्यूब्स है ये एपिडेमिस है। एपिडेमिस कनेक्ट होती है किससे, वास्ट डिफरेंस से। अब ये वास्ट डिफरेंस काम कैसे करता है, ये देखो जो एपिडेमिस है ये कंटिन्यू होकर क्या बनाती है, ये बनाती है वास्ट डिफरेंस। क्या बनाती है, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, यूनाइट करता है अपने आप को एक पर्टिकुलर ट्यूब से जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, जिसे आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा रहता है वो कॉमन पैसेज रहता है जिसके थ्रू स्पर्म भी पास करता है और जो यूरिन रहती है वो भी पास करती है। तो वास्ट डिफरेंस का काम क्या है, जो एपिडर्मिस के अंदर स्पर्म बनकर आया है उसे क्या करना है, पास करना है यूरेथ्रा तक। बट अगर हम बात करें रास्ते में दो अलग अलग ग्लैंड्स रहते हैं, एक है सेमिनल वेसिकल और अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड। जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड रहते हैं इनका मेन काम रहता है अलग अलग फ्लूइड को रिलीज करना, और ये फ्लूइड क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो स्पर्म रहता है सीमन के फॉर्म में रहता है उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पास कर जाए। फिर अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर यूरेथ्रा के थ्रू पीनिस में आ जाता है। पीनिस क्या करता है, इजैकुलेशन का काम करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाता है और वहां पर लार्ज नंबर में क्या कर देता है, जो पर्टिकुलर स्पर्म रहते हैं उन्हें सिक्रेट कर देता है, रिलीज कर देता है। तो क्या देखा हमने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 5 मेन पार्ट है। टेस्टिस जो कि क्या करती है,
स्पर्म प्रोड्यूस करती है। एपिडेमिस जो कि क्या करता है, स्पर्म को टेम्पररी होल्ड करके रखता है। वास डिफरेंस क्या करता है, जो स्पर्म रहते हैं उसको टेस्टिस एपिडेमिस से यूरेथ्रा तक लेकर आता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, रास्ते में कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड सिक्रेट करना जो कि क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें मोटिलिटी के लिए लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वाला रहता है यूरेथ्रा जो पीनिस के अंदर रहता है, जो कि क्या करता है, फीमेल बॉडी में क्या पास कर देता है, स्पर्म पास कर देता है। और उसी यूरेथ्रा का काम रहता है यूरिनेट करना और यूरिन को मेल बॉडी से बाहर निकालना। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है। अगर आप यहां पर देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये डायग्राम है। ये पर्टिकुलर जो आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, ओवरी है। फिर ये पर्टिकुलर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। फिर ये पर्टिकुलर यूट्रस है जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बच्चादानी। क्या बोलते हैं, बच्चादानी। और ये वो पर्टिकुलर एरिया है जो यूट्रस को और वेजाइना को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखता है। ये बहुत ज्यादा नैरो ओपनिंग रहती है। यहीं से जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो बच्चा क्या करता है, बाहर आता है। क्या कहा जाता है इसे, सर्विक्स कहा जाता है। ये इतनी ज्यादा नैरो रहती है कि नॉर्मली वहां से एक पिन का जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। बट अगर हम बात करें जब बच्चा होता है तो ये अपने आप को स्ट्रेच करती है और बेबी यहां से बाहर आ जाता है। वेजाइना वो पर्टिकुलर पार्ट रहता है जो पीनिस के साथ कांटेक्ट में आता है मैटिंग प्रोसेस के दौरान, और इसी के अंदर जो स्पर्म रहते हैं वो इजैक्युलेट किए जाते हैं। अगर हम इन सभी के बारे में पढ़े, सबसे पहला आता है ओवरी। ओवरी क्या है, ये दो पर्टिकुलर ओवरी है। जैसे मेल के अंदर दो क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं। इनका मेन काम क्या है, ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवम। क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम। और ये जो ओवम रहते हैं ये हर मंथ अपने आप को मैच्योर करते हैं। अगर एक मंथ लेफ्ट से हुआ है तो अगले मंथ राइट से होता है, फिर अगले मंथ लेफ्ट से होता है, फिर अगले मंथ कहां से होता है, राइट से होता है। फिर ये पास हो जाते हैं ओविडक्ट में जिसे हम क्या कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब। दो अलग अलग ओविडक्ट रहते हैं जो दो अलग अलग ओवरी को क्या करते हैं, यूट्रस से जोड़ते हैं। यहां से जो एग रहता है वो क्या करता है, ओवरी के थ्रू पास होकर यूट्रस तक आ जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है, जो पर्टिकुलर वहां पर ओवम रिलीज हुआ है उसे क्या करना है, यूट्रस तक लेकर आना है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट के फॉर्म में, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस एग को लाना है ताकि वो वहां पर बस्ट हो जाए। फिर अगला क्या रहता है, यूट्रस जिसे हम बॉब कहते हैं। ये यूट्रस क्या करता है, ये पियर शेप रहता है, होलो रहता है, इलास्टिक रहता है, जो कि क्या करता है, बच्चों को होल्ड करके रखता है। और साथ ही में अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर प्लेसेंटा डेवलप होती है, आपने देखा ना बच्चों को जब निकाला जाता है उनके पेट में एक छोटी सी नली टाइप की रहती है जो मदर बॉडी के अंदर से आती है, वो प्लेसेंटा रहती है। और जो प्लेसेंटा है वो यहीं पर डेवलप होती है। वेजाइना जिसे बर्थ कैनाल कहा जाता है, ये वो पर्टिकुलर रास्ता है जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करते हैं और जो बेबी रहता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा। याद करिए स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब उनके बारे में हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हमने देखा कि जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार होता है। पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। अब जब एक बार सेक्सुअल एक्ट होता है जहां पर डिसाइड किया गया है कि उन्हें क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो जो सारे स्पर्म रहते हैं वो सर्विक्स के थ्रू क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं। अब वेजाइना के अंदर जो स्पर्म एंटर करते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में रहते हैं, बट जैसे जैसे वो पास करते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, लार्ज नंबर में अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर स्पर्म रहते हैं वो डेड हो जाते हैं। कुछ राइट में चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट में चले जाते हैं। अब हमें पता है जो मैच्योर एग है वो या तो राइट में हो सकता है या तो लेफ्ट में हो सकता है। तो जो एक्चुअल एग के पास पहुंचता है वो वहां पर जाकर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस करता है। तो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, सबसे पहले फीमेल के अंदर क्या होना चाहिए, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पर एक फीमेल बॉडी में जो पर्टिकुलर ओवरी रहती है ये क्या सिक्रेट करती है, ये सिक्रेट करती है ओवम। क्या सिक्रेट करती है, ओवम। और अगर हम बात करें ये महीने में एक बार होता है। अगर आपने इससे काफी समय पहले एग रिलीज का काफी समय पहले स्पर्म को इजैकुलेट कर दिया या बहुत ज्यादा समय बाद किया है तो वहां पर जो चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के या हम बात करें फर्टिलाइजेशन के वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं।
फिर अगर हम बात करें अगला जो एक्ट है वो है इंसेमिनेशन। अब एक लड़की को ओव्यूलेशन हो गया, उसे पता है उसकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर ओवम है। अब वहां पर दोनों जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बिलियंस ऑफ जो स्पर्म रहते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं थ्रू वेजाइना। और जब ये ट्रैवल करके आते हैं तो ये सर्विक्स से कहाँ चले जाते हैं, ये सर्विक्स के थ्रू आते हैं यूट्रस में, यूट्रस से चले जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ चले जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। जब जो पर्टिकुलर मेल गैमिट रहता है वो फीमेल गैमिट के पास पहुंचता है तो क्या एक ही पहुंचता है, नहीं, लार्ज नंबर में वहां भी मेल स्पर्म क्या करते हैं, एंटर करने की कोशिश करते हैं। बट जो फीमेल जर्म सेल रहता है वो एक ही स्पर्म को अलाउ करता है कि वहां पर वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एक पर्टिकुलर सेल के अंदर लॉक कर लेते हैं और यहां पर हो जाता है फ्यूजन। और एक बार जब प्रॉपर फ्यूजन होता है तो वहां पर हम देखते हैं सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पर्टिकुलर सिंगल सेल जाइगोट रहता है वो बन जाता है। तो फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, सबसे पहले एक फीमेल बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होनी चाहिए, मतलब एक मैच्योर एग आना चाहिए। अगर वहां पर मैच्योर एग है तो जब स्पर्म एंटर करेगा तो वहां पर चांसेस रहेंगे कि प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। अब बात अगर की जाए ये किन स्टेप में होता है, सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। जब एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मिलियंस ऑफ जो स्पर्म रहते हैं वो वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में आते हैं और यूट्रस से कहां जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से वो फाइनली किससे मिलने पहुंच जाते हैं, अपने साथी से मिलने पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों साथी मिलते हैं तो आपस में एक साथ हो जाते हैं। जब ये एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जब ये जाइगोट बनता है, जैसे ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कितना रहता है, सिंगल सेल रहता है। मतलब मेरी शुरुआत, आप सभी की शुरुआत, हम सभी की जो शुरुआत है वो सिंगल सेल से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, जाइगोट तो बन गया, जाइगोट जैसे याद करिए प्लांट पे बना था, बट अगर उसे जर्मिनेट करना है तो फेवरेबल कंडीशन में पहुंचना पड़ेगा। क्या ह्यूमंस में भी हम बाहर निकाल के कहीं और डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब एक बार क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद अगली प्रोसेस रहती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पर, याद करिए हमने क्या पढ़ा था, जाइगोट। जाइगोट कहां पर बन गया, फेलोपियन ट्यूब में। बट फेलोपियन ट्यूब में वो क्या करता है, सिंगल सेल रहता है। ओवर अ वीक ये क्या करता है, अपने आप को मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करता है। और देखते ही देखते जो एक पर्टिकुलर सेल था उसके अंदर छोटे 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 नए नए सेल बनते जाते। कैसे बनते जाते हैं, छोटे छोटे नए सेल बन जाते हैं। और जब ये एक बार यूट्रस में पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, यूट्रस में पहुंचते हैं। और यूट्रस में इधर ये लेफ्ट साइड या इधर ये राइट साइड जाके चिपकते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। देखो होती कैसे है, जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है वो डेवलप होना शुरू करता है। और अगर हम बात करें, जब एक बार ये यूट्रस तक पहुंच जाता है तो ये अपने आप को क्या बना लेता है, एम्ब्रायो। याद करिए सिंगल सेल था तो ये क्या था, जाइगोट। जब मल्टीपल सेल बन के यूट्रस के पास गया तो इसे क्या कहा गया, एम्ब्रायो। क्या कहा गया इसे, एम्ब्रायो। और अगर हम बात करें, इट रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट। जब ये यूट्रस से चिपक जाता है, जब तक ये प्रॉपर डेवलप ना कर जाए तब तक ये यूट्रस से चिपका हुआ रहता है। जैसे अगर हम बात करें, आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो बेबी रहता है वो क्या करता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है। इनिशियल स्टेजेस में अगर हम बात करें, हमारी बॉडी एक्चुअल में है या नहीं है हम उसका पता भी नहीं लगा सकते। बट धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट बनना शुरू होते हैं। हमारे हाथ बनना शुरू होते हैं, पैर बनना शुरू होते हैं, हार्ट बनना शुरू होता है, आंखें बननी शुरू होती है। और देखते ही देखते हम क्या करते हैं, 9 मंथ्स तक आते आते पूरे के पूरे डेवलप हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये उसी यूट्रस से जुड़कर होता है। अब याद करिए क्या पढ़ा था हमने, यूट्रस
से जोड़ने वाला जो पर्टिकुलर पाइप रहता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसे हम? प्लेसेंटा। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड। क्या कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड। अगर हम ह्यूमंस में बात करें, जो गेस्टेशन पीरियड रहता है ये 280 दिन का रहता है, लगभग 9 महीने का रहता है। जब एम्ब्रायो क्या करता है? अपने 9 मंथ्स को कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? फीटस। मतलब जो ये पर्टिकुलर 9 महीने का बच्चा है जो पूरा का पूरा डेवलप हो गया है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फीटस। इसे हम क्या कहेंगे? फीटस। द प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू। और इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल टिश्यू की जरूरत पड़ती है जिसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से बन सकता है। प्लेसेंटा वो पर्टिकुलर डिस्क शेप ट्यूब रहती है जो कि यूट्रस में इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है, ताकि सारा का सारा जो मटेरियल है मदर बॉडी से ट्रांसफर होकर बेबी में आ पाए। अब जब तक बेबी में अच्छा मटेरियल आएगा तभी जाकर बेबी क्या करेगा? ग्रो करेगा। और हम देखते हैं जो सारी की सारी वेस्ट मटेरियल रहती है जो ड्यूरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस हुई या हम बात करें ग्रोथ के दौरान हुआ, वो मदर बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है। इस प्रकार जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रेडी होना और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रेडी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी जाकर दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप बहुत ज्यादा आसान समझते हैं कि रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा आसान है। आप जिस पर्टिकुलर एज में हैं आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते होंगे कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है, इसमें कितना ज्यादा मजा आता होगा, क्या कितनी सारी चीजें होती होंगी। बट ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर फीमेल की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, या हम बात करें एक पर्टिकुलर फीमेल को काफी ज्यादा पेन और अगर हम बात करें अलग अलग तरीके के थॉट से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से जो रिप्रोडक्टिव एज रहती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी बॉडी के लिए अगर हमें क्या करना है? रिप्रोडक्शन रेडी होना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी वो बॉडी का वो टाइम पीरियड रहता है जहां पर हम अपने मन से अपनी बॉडी से हम सोशली क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर बच्चे को जन्म देंगे। अब बताओ, आप जिस पर्टिकुलर एज में हो, अब मान लो आपका गर्लफ्रेंड है या आपकी बॉयफ्रेंड है, जो भी है, अगर आपने वहां पर ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंडक्ट किया तो आप बताओ क्या आप एक बच्चे को रख सकते हो? नहीं रख सकते। और जब आपकी एज में लोग ऐसी चीजें कर लेते हैं तो पूरे लाइफ टाइम वो क्या करते हैं? अपने इन एक्ट से पछताते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने इन पर्टिकुलर क्यूरियस थॉट को दबा के रखना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी से पूछना नहीं है, हमें पूछना है, बट अगर हम बात करें कभी भी ऐसी स्टेप नहीं लेना है जिससे हमें गलत चीजों का सामना करना पड़े। अब ये होती क्या है गलत चीजें जो हो सकती हैं आपके साथ? तो ये रहती है एसटीडी। एसटीडी क्या रहती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब यंग एज में लोग क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, नए नए पार्टनर से मिलने के लिए रेडी रहते हैं, जिस वजह से अगर हम बात करें आपका जो नया पार्टनर है या हम बात करें आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इसको कोई अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो वो आपको क्या हो सकती है? लग सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है? ये वो पर्टिकुलर डिसीज रहती है जो सेक्सुअली क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है। ये ओरली हो सकती है, ये थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकती है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप एनल देख सकते हैं, ओरल देख सकते हैं, और अगर हम बात करें जो डायरेक्ट सेक्स रहता है उसके अंदर भी ये सारी जो डिसीज है वो जा सकती है। और अगर हम बात करें अगर मान लो ये सारी डिसीज नहीं भी होती है तो वहां पर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें जब ये चाइल्ड हो रहा है, मान लीजिए आपने एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स किया और उसका बच्चा आपकी बॉडी के अंदर है, या मान लीजिए आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स कर लिया
तो वो डिसीज आपकी बॉडी में भी आ जाती है और आपका जो होने वाला बच्चा है उसकी बॉडी के अंदर भी आ जाती है। अलग अलग प्रकार की डिसीज रहती है, कुछ रहती है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल के अंदर आपका साइफिल्स और गुनेरिया आ जाता है, और वायरस के अंदर आपका HIV एड्स आ जाता है। और इनके जो सिम्टम रहते हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पर्सन को वीक कर देते हैं, उसका हेडेक होने लगता है, उसकी बॉडी देखते ही देखते पूरी की पूरी खत्म होने लगती है। और अगर हम बात करें जो HIV एड्स है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, अगर ये आपको गलती से भी हो जाती है तो इसको मिटाने के कोई भी तरीके नहीं है, आज भी हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जिस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या एक्चुअल में जिस पर्टिकुलर थॉट के वजह से हम क्यूरियस हैं क्या वो हमारी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पहुंचाएगा, और उसके बाद भी आपको लगता है तभी जाकर आपको ऐसी स्टेप लेना है। वरना मैं तो आपको कहूंगा पहले आप बड़े हो जाओ और बड़े होकर ये सारी चीजें करना, जब आप इन सारी चीजों को सीख लेंगे। और अगर हम बात करें आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने टीचर से पूछना चाहिए, जितने भी आपके मन में डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करना चाहिए। इसी टॉपिक के साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। जैसे कि हर टॉपिक के बाद हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इस टॉपिक के बाद भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जेनेटिकली डिफरेंट फीचर जो कि हमें किससे देखने को मिलते हैं, स्पर्म और एग में। एक जेनेटिक डिफरेंस बताना है, जो मेल रहता है उसका जो स्पर्म रहता है वो कैसा रहता है, काफी ज्यादा मोटाइल रहता है। फीमेल का जो ओवम रहता है वो मोटाइल नहीं रहता। अगर जेनेटिक वाइज अगर देखा जाए, जो मेल स्पर्म रहता है उसके अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम रहते हैं, एक्स और वाई, और जो फीमेल रहती है उसके अंदर रहता है एक्स एक्स। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं अगर मेल पर्सन का एक्स वाला फीमेल के एक्स के साथ मिल जाता है तो वहां पर क्या हो जाती है, गर्ल हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्ल हो जाती है। और अगर मेल का फीमेल का एक्स वाला मेल के वाई के साथ मिलता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बॉय हो जाता है। ये डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरा रोल क्या है प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा क्या करती है, फूड ट्रांसपोर्ट करती है, इसेंशियल गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है मदर से बेबी में, और बेबी से जितना भी वेस्ट रहता है उसे कलेक्ट करके मदर बॉडी के अंदर ले आती है। दो स्टेप बताना है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है थ्रू फ्यूजन, और जब एक बार फ्यूजन हो जाता है तो वहां पर अगर हम बात करें जो एम्ब्रायो रहता है वो डेवलप हो जाता है। इसके एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें, जब सेक्सुअली आप क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पर वेरिएशन आती है, और वेरिएशन की वजह से जो चांसेस रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के वो बढ़ जाते हैं। पॉपुलेशन रिपीटेडली ग्रो होती रहती है और हमारी स्पीशीज का जो पर्टिकुलर सर्वाइवल है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। अब तीन टेक्निक जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सर्जिकल बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल बैरियर में आप पिल्स खा सकते हैं, बट अगर हम बात करें इनके हेल्थ पर इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप फिजिकल बैरियर जैसे अगर हम बात करें कॉन्डम का, डायफ्राग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद उनसे आपकी बॉडी में कोई नुकसान ना हो, बट अगर हम बात करें जब पिल्स ली जाती है या सर्जिकल मेथड करवाए जाते हैं तो वहां पर आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। और अगर हम बात करें इसके वजह से हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है और फैमिली की प्रोस्पेरिटी कैसे बढ़ती है, जैसे आपने देखा होगा 1980 में और 2000 में हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे सारे लोग एजुकेट होते गए, हमने अलग अलग प्रकार के जो बैरियर मेथड थे उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, सर्जिकल मेथड को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस वजह से अगर हम बात करें जो ये सारी चीजें थी वो घटती गई, पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, हमने अपनी फैमिली पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो ये इस तरीके से ये क्या कर सकता है, फैमिली की प्रोस्पेरिटी को बढ़ा सकता है। फिर अगर हम बात करें क्या पर्टिकुलर फंक्शन है टेस्टिस के, टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करती है और उसी स्पर्म के वजह से क्या हो पाता है, एक नया बच्चा जन्म ले सकता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रहती है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर कम रहता है जो स्पर्म को प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें आपको लड़कों के अपीयरेंस में कुछ चेंजेस बताने हैं तो जो शोल्डर्स रहते हैं वो वाइड हो जाते हैं, मुस्टैच आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, आवाज जो रहती है वो भारी हो जाती है,
फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये वो पर्टिकुलर डिसीज रहती है जो ओरल, एनल और डायरेक्ट सेक्स से एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे बॉडी के अंदर जा सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल देना है बैक्टीरियल और वायरल। बैक्टीरियल और वायरल में, बैक्टीरियल में गुडेरिया आ जाता है, साइफिल आ जाता है, वायरस में एचआईवी और हेपेटाइटिस आ सकता है। किस पर्टिकुलर डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, इन डिसीज को रोक सकते हैं? तो आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिजिकली आप दोनों को सेपरेट रखेगा और आपको कोई भी डिसीज नहीं होने देगा। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट आए हो, आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन गई है, बट अगर हम बात करें इसमें जितने भी इसेंशियल टॉपिक थे, या हम बात करें जितनी डेप्थ में आपके पेपर में पूछा जा सकता है, उन सभी को कवर किया गया है। आपके सजेशंस वेलकम है, तो आप कोशिश करिए जितने ज्यादा सजेशन दे सके दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।